जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं मज़ा आएगा। और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा, 100% कंफर्म। ये जो 1.5 घंटे की क्लास करोगे बिहार डीएलएड के अंदर में, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कंफर्म मिलेगा। तो क्या तैयार हैं कंफर्म एक क्वेश्चन लेने के लिए आप सभी लोग? कंफर्म एक क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं, संसाधन की थ्योरी प्लस टेस्ट पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, संसाधन कहते किसको है। देखिए, संसाधन के बारे में आप सभी लोग एक छोटी सी डेफिनेशन जानते हो कि संसाधन हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करे, इंसान की जो जरूरीपन है ना, उसको पूरा करे, ज़रूरियात पूरा करे। हर वो चीज़ है ना जो इंसान के लिए बेनिफिशियल हो, जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मज़ा आएगा। संसाधन कैसे कैसे हैं, तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन जानते हो कि हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन संसाधन होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उसको संसाधन नहीं कहते हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, है ना, वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, यानी हमारी आवश्यकता को तो पूरा करती ही हो। पहला कंडीशन तो यही है कि आवश्यकता को पूरा करे। दूसरा कंडीशन यह भी है कि जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी वो संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी हो, है ना, और आपका इकोनॉमिकली फीजिबल हो, यानी आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी ऐसा संसाधन जिस पर आप खर्च कर रहे हो लेकिन वो यूजफुल ही नहीं है। जैसे आप मान लेते हैं कि ये 10 रुपए का पेन है, जो मार्केट में इसकी कीमत 10 रुपए है, तो आप इसको बनाने के लिए एक ऐसा मेटल ढूंढ रहे हो और उसकी कीमत जो है ना आपको 30 रुपए पड़ जाए, तो क्या वो इकोनॉमिकली फीजिबल हुआ? नहीं। आपको जो चीज, आप मान लो कि एक कोई पहाड़ के नीचे कोई ऐसा मटेरियल बना है, मिला है, जो बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल, कोई नई खनिज मिली है, संपदा। जब उसको ढूंढ के निकालते हैं और उसका कीमत जो है ना, वो खनिज संपदा उसकी कीमत जो है ना, वो मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया है ना, 1 लाख रुपए के हिसाब से है। लेकिन उसको खर्च करने में आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो उस पहाड़ को तोड़ के उसको निकालने में, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हुआ। तो कहने का मतलब हुआ, हर वो चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करे, नंबर 1 कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, है ना, कि टेक्नोलॉजी से वो चीज को हम यूज कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है कि आर्थिक रूप से वो फीजिबल हो, इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरा है कि संस्कृति, जो हमारा कल्चर है ना, वो उसको एक्सेप्ट करता हो, उसकी मान्यता देता हो, हमारा समाज उसको संसाधन मानता हो, तभी वो क्या है, हमारे लिए संसाधन है। तो हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करे उसको संसाधन कहेंगे, बशर्ते 3 शर्त है। नंबर 1 कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, है ना, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी सांस्कृतिक रूप से वो जो है मान्य होना चाहिए। ये सब पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं, ये पूछेगा नहीं। लेकिन शुरुआत में आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी होता है। अब आइए देखिए, यहां पर जैसे मानव है, मानव ही सब कुछ को जोड़ता है, मानव ही किसी को संसाधन बनाता है। मानव प्रकृति में मौजूद जो भौतिक पर्यावरण है उससे इंटरेक्ट करता है। टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जो है, जो पर्यावरण में मौजूद चीजें हैं उससे वो इंटरेक्ट करता है, और फिर संस्थाएं वो बनाता है, संस्थाओं की मदद से भी ऐसा कर पाता है। तो कोई भी चीज है ना, यहां पर देखिए, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध क्या है? जो प्रकृति है, प्रकृति में जो भौतिक पर्यावरण है, मानव उससे इंटरेक्ट करता है, किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी की मदद से, और फिर यहाँ पर संस्थाओं की मदद से ये करता है ना, यह यानी कि ये संस्थाएं बना करके फिर इसका इस्तेमाल करता है। तो मानव ही सब कुछ करता है। मानव भौतिक पर्यावरण में मौजूद चीजों को टेक्नोलॉजी की मदद से और इंस्टीट्यूशन की मदद से किसी चीज को वो संसाधन बनाता है। आगे बढ़ते हैं। संसाधन आप समझ गए, हर वो चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करे उसको संसाधन कहेंगे, बशर्ते 3 शर्त है कि वो आपका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं यहां पर देखिए, संसाधन। संसाधन के कितने प्रकार है? अगर आप मोटे मोटे तौर पर जाएंगे तो संसाधन के 2 प्रकार है ना। पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है आपका मानवीय संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन ऐसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा मौजूद कराया गया ऑलरेडी, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसको इंसान ने खुद बनाया है, तो ऐसे संसाधन को मानवीय संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अगर पार्ट को पढ़ें तो नॉर्मली हम प्राकृतिक संसाधन को दो कैटेगरी में बांटते हैं, है ना। नंबर एक कैटेगरी होगा हमारा नवीकरणीय संसाधन और नंबर बी कैटेगरी होगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन। यानी नवीकरणीय और नवीकरणीय किसको कहते हैं ये भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा आप समझते चले जाइए। नवीकरणीय संसाधन का भी हमारा दो प्रकार हो जाता है, जैसे होता है हमारा सतत अथवा प्रवाह, दूसरा होता है जैव संसाधन। सतत और प्रवाह में जैसे पवन हो गया, जल हो गया, ये सब नवीकरणीय संसाधन है ना। पानी है ना और जल, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जबकि जैव संसाधन की बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति है ना, जिसमें जीवन होती है, वो संसाधन की बात हो रही है। जैसे वन हो गया, वन जीवन है वन में, वन जो है क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, याद रखिएगा। जैव यानी जिसमें बायो हो, जिसमें लाइफ हो, जैव मतलब जिसमें लाइफ हो, ठीक है, लाइफ संसाधन हो, जिसमें जिंदगी हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन्य जीव, जैसे जानवरों में रहने वाले जानवर, जंगलों में रहने वाले जानवर, और जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जंगली चीजें हैं, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल हैं। और नवीकरण में आ जाते हैं, जैसे धातु हो गया, धातु ये अनवीकरणीय संसाधन है, एक बार इस्तेमाल करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। अनवीकरण में दो तरह का होता है, एक होता है पुनः चक्रीय, ऐसा धातु जिसको दोबारा से आप यूज करो, जैसे लोहा का कुदाल बना लिया, कुदाल से आप चाहो कि हमको एक चाकू बनाना है तो उसको गला करके आप एक चाकू बना सकते हो, तो ये पुनः चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन हो गया, ठीक है। दूसरा है अचक्रीय, यानी कि ये चक्र ही नहीं चलता है, एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनता ही नहीं है, ये हो गया जीवाश्म ईंधन। तो कई बार आपको पूछ लिया जाएगा कि धातु क्या है, नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय है, यही चीज ज्यादा पूछता है। आपको एक चार ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है, यही चीज को आपको समझ लेंगे ना तो एक नंबर यहां से आपको आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में जैसे संरचनाएं हैं, मानव अपनी संस्थाएं बना लेता है, एक टीम बनाता है, संस्था बनाता है ना। और मात्रा और गुणवत्ता को चेक करने के लिए टीम होती है, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है। बेसिकली मानवीय संसाधन कुछ होता नहीं, मेनली यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्या, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संसाधन को आप समझ गए कि प्राकृतिक संसाधन या संसाधन दो तरह का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय के एग्जाम्पल भी समझ गए और नवीकरणीय के एग्जाम्पल भी समझ गए। अब आते हैं, हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं या बना करते हैं। ये बात किसने कही थी, तो ये बात जिम्मरमैन के द्वारा कहा गया था। संसाधन की एक डेफिनेशन यहां पर है जो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि मानव आवश्यकता को जो भी चीज पूरा करेगा वो सब क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। तो कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं बन सकता है जब तक कि, है ना, जब तक कि वह मानव के लिए उपयोगी या मूल्यवान नहीं हो, है ना। वो प्रकृति में मौजूद है, सालों साल से मौजूद है, लेकिन तब तक, जब तक वो मौजूद था तब तक वो जो है क्या था, संसाधन नहीं बना। लेकिन जब वो चीज, इंसान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि अब उसका इस्तेमाल वो कर सकता है, उपयोग कर सकता है उस चीज का, है ना, और वो इंसान के लिए वैल्यूएबल हो गया, तब जाकर के वो संसाधन बना, इससे पहले वो संसाधन नहीं है। तो प्रकृति में पड़ा हुआ हर चीज संसाधन नहीं है, इंसान के उपयोग के लायक हो, उपयोग इंसान उसको करने लगे और वो मूल्यवान हो इंसान के लिए, तभी उसको हम संसाधन या रिसोर्स कहेंगे। तो मानव भौतिक, है ना, मानव भौतिक एवं जैविक पदार्थों को तकनीक और प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवन उपयोगी वस्तुओं में बदलकर संसाधन के रूप में विकसित करता है। तो ये इंसान ही है जो सब कुछ करता है। भौतिक और जैविक पदार्थ जो है इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से, है ना, टेक्निक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये क्या करता है, जीवन उपयोगी वस्तुओं में बदलता है। यानी जो जिंदगी जीने के लिए उपयोगी वस्तु है हम लोगों के लिए, उसमें हम इसको चेंज कर देते हैं और यही चीज जो पड़ा हुआ था, है ना, ये भौतिक और जैविक पदार्थ जो कि सालों से पड़ा हुआ था इस दुनिया में, वो हमारे लिए अब एक संसाधन बन जाता है। तो इंसान ही है जो, इंसान ही सबसे बड़ा संसाधन है जो क्या करता है कि प्रकृति में मौजूद चीजों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। संसाधन का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, क्या क्या महत्व है हमारी लाइफ में? अगर संसाधन के वैल्यू को देखें तो संसाधन, आप जानते हो, किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर आपके पास संसाधन नहीं होगा तो आप कैसे इंडस्ट्रीज चला पाओगे, कैसे अपने लोगों को रोजगार दे पाओगे, आपके देश में जो डिमांड है उसको कैसे पूरा कर पाओगे? दुनिया भर में आप प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, है ना, आप जहाजें नहीं बनाओगे, आप शिप्स नहीं बनाओगे, तो आप हथियार नहीं बनाओगे, तो आप दुनिया भर में कैसे बेच पाओगे? और नहीं बेचोगे तो फिर इससे आपको वेल्थ नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे, आप समझ सकते हो। तो संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड होता है, रीढ़ का हड्डी होता है। संसाधन नहीं होगा तो फिर वो देश खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा, चलना तो दूर की बात है, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए संसाधन होना किसी भी देश के लिए बहुत बहुत जरूरी है ना। किसी देश के विकास में मानव संसाधन की अत्यधिक भूमिका होती है। याद रखिएगा, किसी भी देश के विकास में अगर संसाधन आपके देश में बहुत है लेकिन मानव संसाधन बेकार है, इंसान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो दिमाग नहीं है, तब क्या होगा? जैसे अफ्रीका में बहुत संसाधन था लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं था, वहां के लोग उतने एक्टिव नहीं थे, वहां पर जागरूकता आई नहीं थी, तो यूरोप के लोगों ने उपनिवेश बना लिया, वहां पर गए और पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लिया उन्होंने बारी बारी से, है ना। फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर के पूरे अफ्रीका पर कब्जा करते चले गए और वहां के पूरे संसाधन को अपने लिए इस्तेमाल करते चले गए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ा संसाधन वहां का इंसान होता है, वहां का मानव होता है। अगर वो मस्त हो जाए, है ना, वो दिमाग वाला हो जाए, उसके वो टेक्नोलॉजी का इजाद कर ले, टेक्नोलॉजी बना ले, तो फिर जितनी संसाधन है ढूंढ ढूंढ करके वो नए नए संसाधन बनाते जाएगा, प्रकृति में हर चीज अवेलेबल को अपने इस्तेमाल में लाएगा और इससे इंसान की जो डेली लाइफ है वो उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो है देश का आर्थिक विकास भी देखने को मिलेगा और गरीबी भी खत्म होगी और बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। तो अब देखिए, जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जापान। जापान के बारे में आप जानते हो कि बहुत ज्यादा रिसोर्स जापान के पास नहीं था, लेकिन जापान ने अपने मानव संसाधन को बेहतर किया और जापान आज देखिए बुलेट ट्रेन है जापान के अंदर में, और कई वर्षों से जापान में बुलेट ट्रेन है। हम जापान से बुलेट ट्रेन जो है ना, ब्याज पे, लोन पे पैसे लेकर के हम बुलेट ट्रेन यहाँ पर ले रहे हैं जापान से। टेक्नोलॉजी हम मांग रहे हैं कि हमको दे दो वो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी जापान के अंदर में। और जापान का बुलेट ट्रेन चाइना से भी कहीं बेहतर है। चाइना में तो बाद में आया, पहले जापान में आया। तो हर एक टेक्नोलॉजी के मामले में देखोगे जापान अभी हम लोगों से 50 वर्ष आगे चल रहा है। इस तरह का वहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी है जापान के अंदर में। आइए, संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, है ना, प्लानिंग। जैसे आप किसी लड़का लड़की का शादी होता है, नई दुल्हा दुल्हन है, ठीक है, नई दुल्हा दुल्हन है, तो वो क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। जैसे ही आप, मेरा अनुभव नहीं है इस चीज़ का, मतलब बता रहा हूँ, मूवीज से बताता हूँ या फिर समाज में जो होता है उतना आप भी जानते होगे, हंसने की कोई बात नहीं है। जब नई शादी होता है दुल्हा दुल्हन का, तो जब वो आते हैं फर्स्ट टाइम अपने घर पर, ठीक है, तो यही बातचीत ज़्यादा चलती है कि कैसे परिवार को चलाना है, क्या प्लानिंग होना चाहिए परिवार को लेकर के, है ना, किसको वरीयता दी जाए, मम्मी के बातों को, सासू माँ के बातों, उसको समझाया जाता, सासू माँ के बातों पर आप मानो तुम, है ना, जो हमारे फादर हैं उनकी बात को मानो, परिवार का केयर करो, है ना, मेरा केयर नहीं भी करोगे तो परिवार का केयर कर लो, वगैरह वगैरह चलता है। फिर उसके बाद अगेन, फिर कुछ टाइम के बाद या फिर मे बी उसी समय फिर एक प्लानिंग और चलती है कि आगे जो फ्यूचर है उसको लेकर के क्या टारगेट रहेगा हम लोगों का, कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या खाने पकाने में ही ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं या फिर आगे जाकर के बिजनेस में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग भी होती है। साथ ही साथ तीसरी प्लानिंग ये भी होती है कि हाँ, बच्चों की प्लानिंग होती है कि बच्चे हमें कितने और कब कब चाहिए, ये भी एक प्लानिंग होता है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। तो इंसान को आप देखोगे हर चीज के लिए प्लानिंग चाहिए। आप मार्केट निकलोगे अभी छोटी से एक सामान लेने के लिए, अगर आपको 2-3 तरह के सामान चाहिए तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी होगी, प्लानिंग होगी कि हम मार्केट पहले इस रास्ते से जाएंगे और यहाँ पर ये सामान खरीदेंगे, फिर वहां पर वो सामान खरीदेंगे और वापस फिर घर आ जाएंगे। तो हर जगह प्लानिंग की बहुत अच्छी जरूरत होती है। विदाउट प्लानिंग चलते हैं तो हमारा पूरा समय निकलता है और हमारी बर्बादी ही होती है। तो उसी तरह से देश का जो संसाधन है, ये इसके बारे में कहा गया है कि संसाधन बहुत सीमित है,
ठीक है, संसाधन असीमित नहीं है, बहुत सीमित संसाधन है। तो उसका एक एक कण का इस्तेमाल जो है ना इंसान की जिंदगी को बेहतर करने के लिए होना चाहिए। तो जब ये बात है कि भैया खाना जब लिमिटेड होगा और पेट में भूख होगी और थोड़ा सा खाना बचा होगा ना, तब आप खाते वक्त जल्दी नीचे नहीं गिरने दोगे, अगर गिर जाएगा तो उठा के खा लोगे, धो करके उठा के खा लोगे, क्योंकि भूख ज़्यादा है और खाना कम है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, संसाधन कम है और हमारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लानिंग होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, एक ना एक जो है प्लानिंग होना बहुत, अमेरिका वाले सीखते हैं जापान से टेक्नोलॉजी को, ठीक है। संसाधन संसाधन की प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आपने संसाधन के महत्व को समझ लिया, अब इसकी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग देखो कैसे होता है, सबसे पहले किसी संसाधन के पीछे खोजबीज होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, ढूंढा जाता है कि क्या इस पहाड़ी में कोई संसाधन मिल सकता है क्या। तो पहला स्टेज होता है कि एक्सप्लोरेशन, जब संसाधन एक्सप्लोर कर लिया, मिल गया कि भैया यहाँ बहुत बड़ा संभावना है कि भैया कुछ बहुत बड़ा संसाधन यहाँ पर है, फिर उसका एक सर्वे होता है, मिल गया। अब जैसे मान लेते हैं आप गए, कुदाल लिए और चले गए, पता चला किसी ने कहा कि भैया अफ्रीका के फला जंगलों में आप वहाँ पर 20 फीट तक गड्ढा खूंदोगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा सोना का ढेर सब मिल सकता है, ठीक है। तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ गए, सारे दोस्तों को पता चला, फिर बहुत सारे लोगों को पता चल गया, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया। फिर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके और फिर बड़े बड़े फावड़ा वड़ा ले करके, है ना, वो ट्रॉली व्रॉली लेकर के निकल लिए अफ्रीका के जंगल के लिए। आप भी गए और हम भी गए आपके साथ में, है ना, आप भी बगल में खूंद रहे हो, हम भी खूंद रहे हैं, गड्ढा खूंदते जा रहे हैं, खूंदते जा रहे हैं कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला उस जगह, है ना। बहुत भूख लगी, आप भी खा लिए नाश्ता वगैरह, हम भी खा लिए भैया, फिर भिड़ते हैं, नहीं हार नहीं मानेंगे, कुछ लेके जाएंगे, गरीबी दूर होना चाहिए, है ना, जो तकलीफें हैं वो दूर होना चाहिए। सोचो अगर एक इतना बड़ा भी, है ना, बड़ा सा अगर एक भी सोने का अगर इतना बड़ा गोला उठा के ले गए नीचे से, जमीन के नीचे से, फिर कितने करोड़ों रुपए होंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम उसको, फिर से हमने खोदना चालू किया, फाइनली मिल गया। अब जैसे ही मिला ना, तो ऐसे ऐसे मिट्टी खोले तो थोड़ा सा दिखा, फिर खूंद रहे हैं खूंद रहे हैं खूंद रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं लग रहा कि ये एक छोटा सा इतना सा है या एक पहाड़ है सोने का, जमीन के नीचे गोल्ड का एक बहुत बड़ा पहाड़ ही है। तो आपने एक्सप्लोर तो कर लिया, अब आपको क्या करना होगा, उसका सर्वे करना होगा कि एक्चुअली में ये पहाड़ कहाँ तक फैला हुआ है, जो सोने का पहाड़ है वो कितना मात्रा पर है, कितना गहरा है, कहाँ तक गया है, ठीक है। तो एक सर्वे होना जरूरी है। जब सर्वे हो जाएगा तो एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि यहाँ से इसको कैसे निकाला जाए और कितना इस्तेमाल किया जाए और हमारी ज़रूरतें कितनी है, किस फील्ड में कितना सोना हमें, मतलब कहाँ किस मार्केट में जाके बेचना है, कितना घर ले जाना है, कितना क्या करना है। तो इसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी सर्वे के आधार पर रिपोर्ट आएगी, डाटा आएगी, उसके आधार पर एक स्ट्रेटजी आप बनाओगे, फिर उसको आप लागू करोगे। क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, है ना। अब देखो रात में जो लोग सोएगा सबको बड़ा बड़ा सोने का पहाड़ दिखाई देगा, है ना। चलिए, जिनको दिखाई दे तो कल बताना जरूर। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, जो हमारा संसाधन का पार्ट है, उत्पत्ति के आधार पर। अगर देख लें हम लोग उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो संसाधन जो है एक जैव संसाधन होता है, एक अजैव होता है। जैव मतलब क्या होता है, जैव मतलब होता है, ये जैव को इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, बायोटिक, और एक होता है अबायोटिक, ठीक है। जैव मतलब लाइफ, जीवन, और जैव और मतलब नहीं, जैव मतलब लाइफ, यानी अजैव मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो इसमें जीवन है, जीवन है, और इसमें जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, याद रखिएगा, इसमें कोई जान नहीं होता है एबायोटिक में। तो उत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर दो तरह का संसाधन होता है, एक बायोटिक होता है, दूसरा एबायोटिक होता है। जैसे मैं कहूं आपको पहाड़, नदियां, है ना, डिजर्ट, क्लियर है, लेक्स, जो लेक होते हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब अजैव संसाधन है। इसमें संसाधन तो हैं, विंड, विंड क्या है, अजैव संसाधन है, संसाधन है लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है। जबकि बात करें यहां पर बायोटिक की, जैव संसाधन की, जैसे आप, है ना, और हम, जानवर, छोटे छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, है ना, जो चिकन आप खाते हो डेली, है ना, चट कर जाते हो, वो
हर वो चीज जिसमें लाइफ होती है ना, हर संसाधन जिसमें लाइफ होती है। दो ही कैटेगरी तो है, एक जिंदा एक मरा, जिसमें जान ना हो, एक जानदार एक बेजान। तो दुनिया में तो दो ही कैटेगरी, सारी चीजों को बांटोगे दो कैटेगरी में आएगा, एक ऐसी चीज जिसमें जान होता है, एक ऐसी चीज जिसमें जान नहीं होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो तरह की कैटेगरी होती है, एक ऐसा जिसमें जान होता है जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, एक ऐसा जिसमें जान नहीं होता है जैसे नदियां हो गई, जैसे आपके क्या कहते हैं यहाँ पर नदियां हो गई, पहाड़े हो गए, है ना, ये इस तरह की चीजें जो है एबायोटिक के अंदर में आता है। समुद्र हो गया। नेक्स्ट आपका समाप्यता, यानी समाप्त होने के आधार पर अगर देखें कौन सी चीज पहले समाप्त हो रही है और कौन सी चीज समाप्त ही नहीं होगी, तो इस आधार पे देखें तो पहला होता है एक नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स, और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी अनवीकरणीय मतलब जो कि रिन्यू नहीं होगा, जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाने वाला है। तीसरा स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर देखेंगे, स्वामी कहते हैं ना, स्वामी तुम ही मेरे स्वामी, तो स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो व्यक्तिगत होता है। एक होता है व्यक्तिगत कि भैया हमारी जमीन है ना, हमारा जमीन है, निकालो रे गन बंदूक लाओ, भाई कब्जा करेगा, हमारा जमीन है, आओ देखते हैं तुमको, है ना। दूसरा है भैया सामुदायिक, कि पूरे समाज का जो है ना इस पे कब्जा है, पूरे समाज के लिए। जैसे सामुदायिक में, जैसे अगर आपके समुदाय में, आपके मोहल्ले में कोई पार्क है, अगर जो अगर से अगर आप वो रहते हो क्या कहते हैं अर्बन एरिया में रहते हो, तो देखते हो वहाँ पर दिल्ली वगैरह में जाओगे, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वगैरह में जाओगे, सोसाइटी होता है वहाँ पर, सोसाइटी, हर सोसाइटी का अपना पार्क होता है, छोटे छोटे पार्क बनाए जाते हैं सोसाइटी के अंदर में, ताकि वहाँ के बच्चे बुजुर्ग, है ना, और जो जवान लोग हैं सारे सुबह में एक्सरसाइज कर सकें, दिन भर वहाँ बैठें। तो ये सामुदायिक चीज़ें, जैसे समुदाय हैं, जैसे पहले आपके मोहल्ले में कुआं हुआ करता था, सरकारी कुआं खुलेगा तो वो सामुदायिक हो गया, खुदाई होगी कुआं का, और उस कुएं से सब पानी पीते थे, तो ये सामुदायिक चीज़ें हो गई। फिर होता है एक राष्ट्र चीज़ें, है ना, जो जो पूरे देश की संपत्ति है वो राष्ट्र संपत्ति। हर वो चीज़, हर संपत्ति देश की संपत्ति होती है। देश के अंदर में मौजूद जितने भी बायोटिक, एबायोटिक, नवीकरणीय और नवीकरणीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक, हर एक तरह की जितने भी संसाधन है अब तक जितना बताया आपको, ये सब के सब क्या है, राष्ट्रीय संपदा है, अगर वो राष्ट्र के अंदर में आता है। अब है कि भैया 200 नॉटिकल माइल से अगर बाहर है, अगर वो चीज़ समुद्र में जाएंगे, 200 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, तो वो अगर समुद्र से 200 नॉटिकल माइल बाहर है तो हम कहेंगे कि वो संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया, उस पर किसी देश का दबदबा नहीं होगा, इंटरनेशनल एजेंसी उसका मालिक होगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गए। हाँ, मंदिर मस्जिद ये भी सामुदायिक में आता है। विकास के स्तर के आधार पर अगर देखें, समझ रहे हैं आप लोग, तो विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडारित और संचित होता है। उपलब्धता के आधार पर देखेंगे तो प्रकृतिदत्त और मानवकृत। उपलब्धता मतलब उपलब्ध कैसे हुआ वो संसाधन, तो एक तो प्रकृति ने किया, दूसरा मानव ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधन के प्रकार और उदाहरण, देखिए डेमो नहीं है, ये आपकी क्लास है, लेकिन बाद में इसको जो है ना फ्री कर दिया गया है एज अ डेमो के तौर पर, ताकि जो पेड कोर्स वाले हैं वो भी पढ़ेंगे और फ्री वाले बच्चे भी पढ़ेंगे। तो संसाधन के प्रकार और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला संसाधन है जैव संसाधन। जैव संसाधन के अंदर में एग्जांपल हो गया जिसमें लाइफ होती है, जिसमें क्या होता है, लाइफ होता है। आप इतना समझिएगा, जैव संसाधन उसको कहते हैं जिसमें लाइफ होता है। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जगत हो गया, जैसे प्राणी जगत, मछली, पशुधन, ये सब जैव संसाधन में आया। अजैव में जैसे चट्टान आ गया, खनिज आ गया, धातु, ये सब अजैव हो गया। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसको इस्तेमाल करो तो वो दोबारा बनते जाते हैं, रिन्यू होते हैं, कभी खत्म ही नहीं होंगे वो, है ना, कभी खत्म ना हो हमारी और आपकी मोहब्बत, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन में देखो, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन, वन, वन्य प्राणी, ये सब जो है क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे पवन ऊर्जा, है ना, जैसे यहाँ पर विंड एनर्जी हो गया, वो हाइड्रो एनर्जी, है ना, सौर, भूतापीय यानी जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय एनर्जी, है ना। वन, वन भी आपका किस में आता है, नवीकरणीय संसाधन में आता है। वन्य प्राणी, जो जंगली जानवर हैं, वो भी नवीकरण में आते हैं। तो याद रखिएगा कि यही चीज ज्यादा पूछा जाता है कि कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है। यहीं पर एक क्वेश्चन धरा रहता है आपका। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज इत्यादि। व्यक्तिगत संसाधन की बात करें तो खेत, मकान, कार, मोटरसाइकिल, बाग बगीचा, तालाब, कुआं, टेलीफोन, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, ये सब आपका अपना संसाधन है। ठीक है, ये बाग बगीचा आपका बाग बगीचा, ये सब आपका व्यक्तिगत है। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संसाधन, जैसे अगर कोई चारागाह है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, तालाब है, विद्यालय है, भवन है, कुआं है,
कोई कुआं अगर खुला हुआ है, खुदा हुआ है मोहल्ले में, तो वो आपका सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे मैदान है, शमशान है, जैसे जनाजा गाह है, तो सब वो सामुदायिक हो गया, सब जाके जनाजा वहाँ पढ़ेंगे। ईदगाह है, ईदगाह भी आपका सामुदायिक हो गया कि सब जाके नमाज पढ़ सकते हैं। कब्र है, समुदाय में कोई भी, गांव में कोई भी मरा है, वो उसका दफन जो है कब्र में कर सकता है, तो उसकी कब्रिस्तान में कि कोई रोके नहीं कि भैया ये हमारा पर्सनल है। अगर वो बड़ी कब्रिस्तान है और रजिस्टर्ड है कब्रिस्तान, है ना, कब्रिस्तान के नाम पर, तो उस जमीन पर जाकर के आप अपने जो भी हैं उनका वहाँ पर कब्रिस्तान में उनको उनका अंतिम संस्कार या फिर उनको जो है कि दफन कर सकते हो। भूमि, पार्क, सामुदायिक भवन है, बाजार इत्यादि है, ये सब आपका सामुदायिक संसाधन का एग्जाम्पल हो गया। अब आता है प्रकृति प्रदत्त संसाधन, जिसको प्रकृति ने मौजूद किया, जैसे हवा इंसान ने नहीं बनाया, जल, भूमि, मृदा, उच्चावच, ये सब आपका प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है मानवकृत संसाधन, जिसको मानव ने बनाया, जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, रेल हो गया, है ना, रेलवे लाइन, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब किसने बनाया? मानव ने बनाया। राष्ट्रीय संसाधन में देखते हैं किसी देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन, है ना, सागर तट से, है ना, महासागरीय क्षेत्र में स्थित संसाधन जो है ये आपका सागर तट से लेकर के और महासागर का जो क्षेत्र है उसके बीच का जो संसाधन होगा वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। चलिए यहां तक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात कर लेते हैं। जैसे सागर तट से 200 नॉटिकल माइल, समुद्री मील का मतलब होता है नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल कितना किलोमीटर हुआ? इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 200 गुना 1.852 किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल में। इसको आप सही कर लीजिएगा, जितना होगा उतना किलोमीटर में ये निकल जाएगा। ठीक है, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो इस ये समुद्र तट से, सागर तट से 200 नॉटिकल माइल के से आगे स्थित, 200 नॉटिकल माइल से आगे जितना भी चीज मिलेगा वो सब के सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। अब आते हैं संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है। संसाधन के बारे में बहुत विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, संसाधन के बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। संसाधन संरक्षण को आप देख लेते हैं। देखो संसाधन जो है ना ये बहुत सीमित है और हमारी जरूरियात बहुत ज्यादा है। जिस दिन संसाधन खत्म हो गए इंसान की जिंदगी जो है ना वो मुश्किल में पड़ जाएगी, फिर हम लोग, हमारी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए संसाधन चूंकि बहुत कम है तो इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से एक प्लानिंग बना करके समुचित संसाधन का वेस्टेज ना हो और विवेकपूर्ण तरीके से दिमागी तौर पर अच्छे से प्लानिंग करके बुद्धि का इस्तेमाल करके उपयोग करना ही संसाधन का संरक्षण है। तो संसाधन संरक्षण मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदूक गोला लेकर के संसाधन के आगे खड़ा होकर बॉडीगार्ड बन करके उसको बचाने का है। संसाधन का संरक्षण करने का मतलब है कि जितनी भी संसाधन पड़ी हुई है उसका योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही हमारा संसाधन कहलाता है। संसाधनों का विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि संसाधन का इस्तेमाल हम लोग विवेकहीन तरीके से कर रहे हैं, दिमागी तौर पर अच्छे से नहीं कर रहे हैं और हम लोग संसाधन का दोहन कर रहे हैं, अति उपयोग कर रहे हैं संसाधन का, जिसके कारण संसाधन का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो संसाधनों का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। जो लाइन यहाँ पर लिखा है वही लाइन यहाँ पर दोबारा से हम लिखवा दिए हैं आपको। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव जो पहली बार आया वो सन 1968 ईस्वी में आया कि संसाधन का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। ये प्रस्ताव जो है सबसे पहली बार 1968 में आया था और इसी को लेकर के, है ना, एक बहुत बड़ी कमीशन बैठी थी जिसका नाम था वुडंट लैंड कमीशन। क्या नाम था? वुडंट लैंड कमीशन। याद रहेगा, वुडंट लैंड कमीशन। वुडंट लैंड कमीशन जो है ये कब आई थी? ये 1987 में आई थी, बनाई गई थी। वुडंट लैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो होना बहुत जरूरी है। यानी हर देशों को एक गोल दिया गया, उसका नाम दिया गया सतत पोषणीय विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। चलिए मैं एक बहुत अच्छा और आसान सा प्रश्न आपको यहीं पर पूछ लेता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर, है ना, कौन भाई अपना प्रचार कर रहा है? ब्लॉक करने में हमें 1 सेकंड लगेगा, 1 क्लिक पे ब्लॉक होता है। आप कोर्स से हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है ना? ठीक है, आप कोर्स से हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे, ये ध्यान में रखना।
अब आइए यहां पर बुडंट लैंड कमीशन, सतत पोषण विकास, क्लियर है? ये जो आपका बुंडंट लैंड कमीशन है, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने सतत पोषण विकास का एक अवधारणा प्रस्तुत किया। कहा कि भैया सतत पोषण विकास करना होगा। ये रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में, 1987 में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि सतत पोषण विकास ये किसके द्वारा, किस कमीशन के द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे बुंडंट लैंड कमीशन 1987 के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये सतत पोषण विकास, है ना? क्या है ये सतत पोषण विकास? देखिए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, आप सीधा सा समझ लीजिए, जैसे आप हैं, आप अभी कितना अच्छा बाइक चलाते हो, बुलेट चलाते हो, आप बहुत अच्छा अपाची में एक्सेलेटर मारते हो और गांव की गलियों में, है ना, गली में तेरा सलमान खान आया है तो एक्सेलेटर देते हुए आप निकल जाते हो उन्हीं के घर के सामने से। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है, बड़ी तेज एक्सेलेटर होती है। तो वो जो पेट्रोल जलाते हो आप, है ना, जैसे आपके फादर ने पेट्रोल को बचाया पुरानी जनरेशन ने, तब वो पेट्रोल हम तक अभी आ पहुंचा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उस पेट्रोल को उतना ही जलाएं ताकि आने वाले जनरेशन के लिए भी वो बची रहे। तो दुनिया में हर वो चीज, अगर उसका हम संसाधन जो मौजूद है उसको बिना क्षति पहुंचाए, बिना नुकसान किए, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, है ना, के बिना प्रभावित किए वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने हेतु किया गया, तो वही चीज सतत पोषण विकास कहलाता है। यानी आपकी जो जरूरत है उस जरूरियात को आप पूरा कर लो, लेकिन ऐसे पूरा करो कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसका नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, उसकी जो जरूरत है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, कल को उसके लिए बचे ही नहीं, है ना, वो दर दर की ठोकरें खाए, भटकता रहे, है ना, उसके लिए सारा संसाधन आप खत्म कर दो, तो वो सतत पोषण विकास नहीं है। तो हमारी जरूरत को इतना ही पूरा करना है, ऐसे ही पूरा करना है कि फ्यूचर जो है हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो, फ्यूचर के में भी चीजें बची रहे। यही जो हमारी जरूरत को पूरा करने का तरीका है, या यही जो वे ऑफ लिविंग है, जिंदगी जीने का तरीका है, इसी को सतत पोषण विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत बड़ी बात आपको बता दी है सिर्फ 2 लाइनों के अंदर में। पूरी दुनिया अभी देखोगे, पूरी दुनिया जो है यही बात बक रही है, पोषण विकास, सतत पोषण विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ का जो है ना, आप उसका वेबसाइट खोलो या कोई भी संस्था है, हर लोगों का जोर है, हर देश का गोल है कि सतत पोषण विकास में जो मौजूद जितने सारे उसमें टारगेट है उसको पूरा करना है। ठीक है, चलिए, जैसे इंश्योरेंस वाले, एलआईसी वाले, लोन वाले को टारगेट मिलता है ना, और उसको पूरा करने के लिए दिन रात सोचता है, उसी तरह से पूरी दुनिया में टारगेट मिला हुआ है सतत पोषण विकास का। हर देश यही सोचता है, जब भी कोई नई योजना लाता है, प्लानिंग लाता है, फैक्ट्री खोलता है, उसमें हमेशा सतत पोषण विकास को नंबर 1 पे ध्यान पे रखा जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। पर्यावरण से संबंधित पहला विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन कौन सा भैया? पहला वाला कहां पर हुआ था? ये स्टॉकहोम में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। संसाधनों का विवेकहीन दोहन को डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, याद रखिएगा, डाकुओं वाली व्यवस्था कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुंडंट लैंड रिपोर्ट 1987 में पुस्तक के रूप में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो ये जो बुंडंट लैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 जिसमें सतत पोषण विकास दिया गया, ये जो रिपोर्ट आई थी, इसका पहला हेडलाइन क्या था, इसका चैप्टर का नाम क्या था? इसका चैप्टर का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये याद रखिएगा, बुंडंट लैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987, ये जो एक किताब प्रकाशित हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। ध्यान में रहेगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग बड़े मजेदार चीज में। अब आ गए हम लोग एक बहुत खास जगह। ये देख रहे हो, ये 1 नंबर यहां भी मिलने वाला, 1 नंबर यहां भी मिलेगा। किसी को उस शिफ्ट में 1 नंबर मिल जाएगा नवी करने, और नवी करने कौन है? वो तो बहुत आसान है, लेकिन आजकल सवाल वो नहीं पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, ज्यादा चांस यहां से पूछेगा। अभी मैं बताऊंगा इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप इसको याद कर सकते हो, बहुत मजा आने वाला है। चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते, फिर समराइज करके आपको याद करा देंगे कि एग्जाम में क्या आएगा। यही खूबी है इस क्लास की। देखो, रियो डी जेनेरो, है ना, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सन 1992 ईस्वी में, 1992 में। यह बात है जून 1992 में 100 से अधिक
जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जैसे हमारे देश के राष्ट्र अध्यक्ष कौन हो गए, जो हमारे राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, कोई इस देश का रिप्रेजेंटेटिव। तो उसी तरह से 1992 ईस्वी में 100 से ज्यादा देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ पर? ब्राजील में। और ब्राजील का शहर है एक, जैसे हमारे शहर का नाम है ना पटना, है ना, या नई दिल्ली या बेंगलोर, है ना, ये बड़े बड़े शहर हैं, कलकत्ता, है ना, सिलीगुड़ी, है ना। तो इस तरह का है। तो उसी तरह से आप समझिए कि जो ब्राजील का एक बहुत बड़ा शहर है, नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो अभी भी है। तो ब्राजील के इसी रियो डी जेनेरो में जून का महीना था और 1992 का वो साल था जब 100 से अधिक देश जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग हुई। किसको लेकर के? संसाधन को और पर्यावरण को लेकर के। तो ये प्रथम, है ना, पृथ्वी को कैसे बचाया जाए उसको लेकर के था। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जाना गया और इसमें एकत्रित हुए और 21वीं शताब्दी, है ना, 21वीं शताब्दी, है ना, में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एजेंडा 21 ये किस सम्मेलन की देन है, तो आंसर होगा रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। एक सवाल पूछा जाता है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आंसर होगा सन 1992 ईस्वी में। आपको पूछा जाएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा रियो डी जेनेरो में। सब पूछोगे सर यही बात क्यों पूछेगा बार बार, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं और वहां पर कंफ्यूजन होता है। जब बात दो से ज्यादा होती है तो कंफ्यूजन होता है और सवाल वहीं बनता है, सवाल आपसे वहीं से पूछा जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आप समझ गए। अब आते हैं यहाँ पर एजेंडा 21, बहुत अच्छी चीज थी एजेंडा 21। ये कहां से निकला? रियो डी जेनेरो की प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से निकला। अब एजेंडा 21 है क्या? देखो, एजेंडा 21 एक घोषणा है कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में दिया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, है ना, बात करें UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकृत किया गया। यह एक घोषणा है एजेंडा 21, जिसमें 21 एजेंडा को इसमें शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करने का। ठीक है, जो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो मैं कह रहा था कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत पोषणीय विकास, ये कहां से आया, तो याद रखिएगा ये 1987 का एक रिपोर्ट था, बुंडनटलैंड कमीशन रिपोर्ट। इस कमीशन के जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने कहा कि सतत पोषणीय विकास लाना देश में बहुत जरूरी है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? अभी वर्तमान की जरूरत को पूरा ऐसे करें कि भविष्य हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो, भविष्य हमारा बर्बाद ना हो, उसके लिए भी संसाधन बचा रहे, यही सतत पोषण विकास हुआ। ये बात निकली 1987 में और ये बात महकते महकते गर्म होते होते बहुत गर्म हो गई और पूरे दुनिया ने डिसीजन लेना पे यहाँ पर एकत्रित हुए, है ना, यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में। और फाइनली 1992 में फाइनल रूप इन्होंने दे दिया और रियो डी जेनेरो का जो 1992 का सम्मेलन था उसी में एक मसौदा तैयार हुआ कि सतत पोषण विकास में कुछ टारगेट जरूर होना चाहिए। तो यही सतत पोषण विकास जो है एजेंडा 21 है कि 21 एजेंडा इसमें दिए गए हैं। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है, सतत पोषण विकास भी कहा जाता है, या एजेंडा 21 भी इसी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जो मेन चीज है आपका, है ना, कि पहला चीज ये भी आपका डीएलएड के एग्जाम में खूब पूछा गया है कि ये 2023 वगैरह में बहस में खूब रिपीट करता था। इसमें पूछा गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरी दुनिया, है ना, पृथ्वी दिवस कब मनाती है। तो सीधा सीधा सवाल है कि भैया पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं आपको, इसको कैसे याद करना है। पहले आप ये समझिए कि इसको याद करना कितना मुश्किल है, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से आपका काम सिर्फ 2 मिनट में होगा। कितना मिनट में होगा? 2 मिनट में। तो सारे ही पृथ्वी सम्मेलन को कैसे याद करें, चलिए आइए इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक जान जाते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? सन 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन आप यहां पर देख रहे हो सन 1992 ईस्वी में कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में यह आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था और यह कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए इसको साइड कर दीजिए, देश को, हम देश को नहीं याद रखते हैं। पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। दूसरा कहां हुआ था? न्यूयॉर्क में। और तीसरा कहां हुआ था? जोहान्सबर्ग में। कब हुआ था? 1992, 1997 और 2002 में।
अब इसको कैसे याद रखें, इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, मेरा एक बहुत फेमस ट्रिक है, R92NJ, R92NJ, बाजी बाजी। क्या है ये R92NJ, देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, देखिएगा यहीं पर तमाशा है भैया, बहुत बड़ा सांप निकलेगा, अंदर से निकलेगा देखिएगा R92NJ, R92NJ का मतलब समझते हो, ये मतलब हुआ कि रियो डी जेनरो 1992, बाजी 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 सर, क्या बता दिया आप, कमाल है। R92NJ यानी तो R फॉर रियो, रियो 1992, 92 का मतलब क्या हो गया 1992, कि भैया 2092 तो आया नहीं और 1892 में आप जिंदा थे नहीं ना हम थे, ठीक है। तो ये R92NJ यानी रियो 1992। अब देखिएगा इसमें आपको 5-5 साल जोड़ते जाना, ये देखिए +5 ईयर जोड़ दीजिए, इसमें +5 ईयर जोड़ दीजिए, आगे निकलता चला जाएगा R92NJ। अब हम इसको एक लाइन में लिखते हैं, मुझे चाहिए एक और पेज, मुझे चाहिए एक और पेज, लेकिन हम दूसरी पेज पर जाएंगे तो मजा खराब होगा, हम इसी में आपको बताते हैं। देखिए यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे R92N और J। अब देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनरो में सन 1992 में हुआ, वाह जी वाह जी, कितना आसान है। R92NJ, रियो डी जेनरो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन पता है कब हुआ, ये देखिए दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। कहां पर हुआ, N का मतलब न्यूयॉर्क, देखिए यहां पर है ना न्यूयॉर्क। और कब हुआ, इसमें 5 साल जोड़ देना, +5 कीजिए, 92 5 97 यानी 1997 हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ, J फॉर जोहान्सबर्ग, और 97 में फिर आप 5 साल जोड़ दीजिए तो ये 2002 हो गया। बताइए कितना आसान है। R92NJ, 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 R फॉर रियो कब हुआ 1992 में हुआ, N मतलब न्यूयॉर्क कब हुआ 5 साल जोड़ दीजिए 97 में हुआ। R92N से न्यूयॉर्क हो गया, J से जोहान्सबर्ग हो गया, जोहान्सबर्ग में यानी फिर 5 साल जोड़ दीजिए तो 92 5 97 और 97 5 2002। बड़ा आसान हो गया कि R92NJ से पहले लिख लीजिए R92, R के सामने 92 फिर N और J डैश डैश मार के छोड़ दीजिए। अब देखिए 92 में 5 जोड़िए 97 यानी न्यूयॉर्क में 97 में हुआ था दूसरा, और तीसरा जोहान्सबर्ग में 2002 में। कितना आसान है, सिर्फ कितना मिनट में, सिर्फ 2 मिनट के अंदर में पूरा पृथ्वी सम्मेलन को हम आपको याद करा दिए। पृथ्वी सम्मेलन को याद कराने से पहले यह भी बताते हैं बुडनलैंड कमीशन रिपोर्ट कब आई थी, सन 1987 में ईस्वी में आई थी। और इनका जो रिपोर्ट था उसके पुस्तक का शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। और इसी चीज को बुडनलैंड कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ही पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ सन 1992 ईस्वी में। 100 से अधिक देशों के अध्यक्ष इसमें आए थे, है ना। और यहां पर क्या हुआ कि एजेंडा 21 सेट किया गया, यानी 21 एजेंडा होगा सतत पोषण विकास का। और यही जो 21 एजेंडा है उसको लागू करने के लिए जो है ये पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है बनाया गया था, एजेंडा 21। और हर देश को यह दिया गया एजेंडा 21 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपने जाना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा कब हुआ, तीसरा क्या हुआ, और इसके लिए ट्रिक भी आपने जान लिया। अब बताइए कितना मजा आया आपको, है ना। अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप। अब आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग, भूमि और मृदा संरक्षण। मजा आ गया, भूमि और मृदा संरक्षण। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भूमि। ठीक है, भूमि पढ़ते हैं इसको, जमीन। आज देखो, आज क्या है ना कि आज देव सर का क्लास है नहीं ऐप पर, क्योंकि वो बाहर गए हैं, छुट्टी पर हैं। तो मुझे मिल गया मौका, मैं लगातार पढ़ाऊंगा। 2-2.5 घंटे की ये क्लास है और एक बड़ी क्लास है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए, भूमि और मृदा संरक्षण। देखो, उच्चावच का मतलब होता है रिलीफ। तो भूमि का रिलीफ स्ट्रक्चर के समस्त मानवीय क्रियाकलाप जो है प्रभावित होते हैं। भूमि जो जमीन है, अगर वो पहाड़ी इलाका है तो आपकी जिंदगी वैसे ही बीतेगी जैसे पहाड़ में बिताना चाहिए। अगर आप प्लेन एरिया पर रह रहे हो तो आपकी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी जैसे आप और हम यहाँ रह रहे हैं। अभी हम लोग प्लेन एरिया पर हैं, यूपी बिहार के रीजन में। जो लोग दार्जिलिंग में हैं, असम के रीजन में हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हैं, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हैं, उनकी ज़िंदगी अलग है। वहाँ की खेती बाड़ी अलग है, रहन सहन अलग है, कपड़े लत्ते अलग पहनते हैं, उनका कल्चर अलग है। तो इंसान की ज़िंदगी में ज़मीन का ऊंचा और ज़मीन का नीचा होना ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। पूरी ज़िंदगी आपकी ज़मीन की ऊंचाई पर डिपेंड करती है कि आप ज़मीन की कितनी ऊंचाई पर हो, है कि नहीं है। हाँ, हम मौका पे चौका मार दिए। हिंदी का क्लास सप्ताह में 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, सुबह में 8 बजे से। ये हो गया आपका। देश की कुल भूमि का 48.83% भाग ही कृषि के कार्य के लिए। बाजी बाजी बाजी, कितना जी? पूरे देश का 48 यानी आधा से भी कम 48% ही भूमि है जो खेती के काम के लिए है।
भूमि का मूल्यांकन हम उसकी उर्वरता के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? कोई भी भूमि वो कितना वैल्यूएबल है, इससे पता करते हैं कि वो कितना उपजाऊ है। ठीक है, आइए हम यहां पर कुछ डाटा देखते हैं। बहुत सीक्रेट डाटा है, किसी को बताइएगा नहीं। डाटा, मोबाइल वाला डाटा नहीं, और दादा भी नहीं समझिएगा। डाटा जब बोलते हैं टा टा ऐसे डाटा, आप लोग सुन लेते हो क्या? डा दा, ये नहीं, दादा नहीं, डाटा। ठीक है, और घर में आटा हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। यही हो गया ना आजकल। सदफ खान, विश्वास रखो, बहुत मेहनती और बहुत अनुभवी टीचर हैं, बहुत अच्छा उर्दू पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने तो ऐसे ऐसे टीचर को भी रिजेक्ट किया है जो पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहे थे और अपने इलाके के सुपर टीचर थे। ठीक है, ऐसे टीचर को भी मना कर दिया इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। जब वो आए, मुझे लगा कि उनको बच्चों के अनुरूप बदलना मुश्किल है। जानकारी तो बहुत है, लेकिन उनकी लैंग्वेज आप नहीं समझ पाओगे और फिर वो कभी चेंज नहीं होंगे। मुझे पहली बार ही लग गया, तो मैंने उसके 2 डेमो में ही उनको मना कर दिया। जबकि वैसे टीचर अगर थोड़ा चेंज हो जाते, अपनी लैंग्वेज को ऑनलाइन क्लास के हिसाब से बदल लेते। ऑनलाइन पढ़ाना और ऑफलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आप, मुझे तो 99% बच्चों का यही मैसेज आता कि सर ये टीचर से हमें समझ में नहीं आया। तो ऐसे टीचरों को हमने एक ही दिन में हटा दिया है, चाहे कितना भी नॉलेजेबल हो। ठीक है, तो अब ये टीचर जो आपके उर्दू के टीचर है ना, ये बहुत नॉलेजेबल हैं और ये बहुत चेंज होने वाले टीचर हैं। आप एक दिन कह दोगे ना कि सर कमेंट देख के नहीं पढ़ाते हैं, आप कमेंट देखिए, आप कमेंट भी बीच बीच में देखा कीजिए। अगले दिन वो उसी वक्त से आपके कमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। तो काफ़ी फ्लैक्चुएशन है, टीचर काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव और चेंज करना चाहते हैं। नॉलेज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा समय लगेगा। आप क्या समझते हो? ये ऑनलाइन का पढ़ाई बिल्कुल अलग होता है ऑफलाइन से। और वो जैसे हैबिचुअल हो जाएंगे, 4-5 क्लास हो जाएगी, आप देखोगे हम लोगों से भी बढ़िया बेहतर पढ़ाने लगेंगे वो। ठीक है, उनका आई कांटेक्ट देखोगे, वो जिस तरह से आपको रिस्पॉन्स करेंगे। मैं तो उतना कमेंट भी आपका नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी क्लास लंबी होती है। ठीक है, अगर कमेंट पढ़ के करने लगूँ तो फिर अगली क्लास का जो टाइमिंग है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अगली क्लास आधे घंटे बाद ही है, लेकिन अभी बहुत 1 घंटा और पढ़ने के लिए हमें बाकी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत की प्रमुख भू आकृति। इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। देखिएगा एक बार, मैदानी क्षेत्र जो भारत के अंदर में है, आप देखिएगा भू आकृतियों का अंतर्गत कैसा है। तो ये वाला जो पार्ट कलर देख रहे हो, ये मैदानी क्षेत्र है। कुल मिलाकर के भारत में 43% भाग जो है मैदानी है। मैंने कहा कि पूरी भूमि का 48% ही भारत के अंदर में क्या है, खेती के लायक है। अब देखिएगा कि जो पूरी भूमि है भारत की, 100% भूमि, उसमें 43% मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका, वो मैच जहाँ खेलते हो वो मैदानी नहीं। जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना, जहाँ पहाड़ नहीं है, उसको मैदानी इलाका बोलते हैं। ना जहाँ पर ना पहाड़ है ना पर्वत है, तो ऐसी जमीन जो पहाड़ी इलाका और पर्वतीय इलाका में नहीं गिना जाता है, वो सब जमीनें जो है मैदानी इलाका कहलाएगा। 43% भूभाग जो है भारत का वो मैदानी है। 27% भूभाग पर पठार है और 30% जमीन पर जो है हमारा क्या है, पर्वत है। 30% जमीन पर। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया है। इंडिया का जो देश जमीन का बंटवारा है वो कैसा है, वो देखिएगा। इसको मैदानी क्षेत्र 43% है। और अगर बात करें पठारी क्षेत्र, जो कि मैदान से थोड़ा ऊंचा होता है, उसको पठार बोला जाता है। और सबसे ऊंचा होता है उसको पर्वत बोला जाता है, पहाड़ बोला जाता है। पठार और पर्वत में ये अंतर होता है। पठार को इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं। प्लेटू एक जो है समतल जमीन से ऊंचा वाला भाग होता है, समतल जमीन से ऊंचा वाला भाग। ऐसा कोई भाग जो समतल जमीन से थोड़ा ऊंचा हो, है ना, इस तरह से तस्तरी नुमा हो, तो इसी को प्लेटू या फिर पठार बोला जाता है। ठीक है, तो पठारी इलाका अगर भारत के अंदर में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा इलाका है, 27% तक पठार देखने को मिलता है भारत के अंदर में। ठीक है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसकी लाइनिंग सीधी ही होगी, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके भी होगा। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि सीधा होगा एकदम, समझने के लिए है कि मेनलैंड जमीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है ये। ठीक है, ये जो इलाका है पूरा का पूरा
पठार कहलाएगा, यहाँ पर रहने वाले लोग पठार। और तो पहाड़ का तो आप जानते हो ऐसे होता है, कोनिकल शेप होता है भैया, ऐसे होगा पठार, ये पहाड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, सब आप जानते हो। तो ये समझ गए आप, बहुत छोटी सी टॉपिक थी। चेंज करें, अगले टॉपिक पे आए। अगला टॉपिक देखते हैं अब, भू उपयोग। ये 1 नंबर का पूछा गया था, मैं बताता हूँ कौन सा पूछा गया था इस बार। हाँ, ये यहाँ पर देखो, देखो हमारा डाटा ऑपरेटर कितना स्मार्ट है, हमने कह दिया कि भैया इसमें डाल देना P/Q, तो ये डाल दिया कि पिछला साल पूछा हुआ है। ये टॉपिक पूछा था कि कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो, है ना, उसको कौन सी भूमि कहेंगे? उसको दियारा भूमि कहेंगे, परती भूमि कहेंगे, वर्तमान परती कहेंगे, क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसको परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, तो आप इसको परती भूमि कहेंगे, सीधा परती भूमि कहेंगे, याद रखिएगा। तो भू उपयोग, जमीन के उपयोग के आधार पर जमीनों को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जमीन के उपयोग के आधार पर जमीनों को कई भागों में, कई अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारा लिस्ट था एनसीईआरटी में, हमने उतना लिया नहीं, जो पूछेगा वही 4 पॉइंट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, सीधा आप समझिए कि ये कृषि के अयोग्य है ना, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि, सीधा समझिए कि ये परती भूमि के अंदर में आएगा। कृषि योग्य भूमि यानी ऐसी जमीन जो खेती करने लायक है, कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं किया गया हो, उसको हम परती भूमि का नाम देंगे। क्या कहेंगे? परती भूमि का नाम देंगे। यानी खेती वाली जमीन थी, आपने 5 साल तक उसको छोड़ दिया, है ना, 5 साल तक लगातार खेती नहीं किया, तो वो परती भूमि कहलाएगी। ठीक है, अब परती भूमि का ही दूसरा टाइप है, जैसे वर्तमान परती है, जहां पर एक कृषि वर्ष या उससे कम वर्ष से खेती ना की गई हो, उसको हम लोग वर्तमान परती कहेंगे। एक कृषि वर्ष, 1 साल या उससे कम समय से अगर वो खाली है जमीन, तो उसको हम परती कहेंगे, लेकिन वर्तमान परती कहेंगे। यहां पर परती भूमि हो गया 5 वर्षों से, 5 वर्ष या उससे अधिक, 5 से अधिक, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना किया गया हो उसको परती कहेंगे, और जहां एक ही सीजन अगर खेत खाली रह गया उसको वर्तमान परती का नाम देंगे। वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती, जहां 1 से 5 वर्ष कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो, उसको हम लोग वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि या पुरातन परती कहते हैं। इसको अन्य परती भूमि का नाम दिया जाता है या इसको पुरातन परती कहते हैं। यह टाइटल हो गया, याद रखिएगा। पुरातन परती या अन्य परती भूमि किसको बोलेंगे? पहले समझिएगा, यहां 3 चीज है। पहला है परती भूमि, 5 से अधिक साल तक आप खेती वाले जमीन को अगर खाली छोड़ देते हो, तो वो जो जमीन है वो आपका परती भूमि कहलाता है। कितना साल? 5 से अधिक साल। लेकिन अगर 1 साल या उससे कम खाली छोड़ते हो, तो उसको हम लोग वर्तमान परती का नाम देते हैं। और एक होता है पुरातन परती या फिर अन्य परती। तो ये क्या चीज होता है? अब देखो, यहां पर 1 साल से कम परती छोड़ रहे हो, यहां 5 साल से अधिक छोड़ रहे हो, लेकिन कोई ऐसा खेत होगा जिसको आपने क्या किया होगा कि 1 साल से लेकर के 5 साल के अंदर, यानी लो 4 साल से वो परती है, तो वो कौन सा खेती कहलाएगा? वो पुरातन परती कहलाएगा या फिर अन्य परती कहलाएगा। ये पूछा जाता है, PYQ में पूछा है, DLED के अंदर में। हमने स्पेशल इस टॉपिक को पिछले साल के पेपर, हालांकि पहले का जो हमारा बनता था 2 साल पहले, उसमें हम ये सब चीज नहीं लेते थे, हमको क्या पूछेगा ये, लेकिन मैंने देखा कि उठा लिया है सवाल आपका 2024 में, तो इस बार हमने इस टॉपिक को शॉर्ट में डलवा दिया है। ठीक है, अब सामान्य भू उपयोग और सर्वज्ञ 2014-15 का सर्वे है, इसको देख लीजिएगा, एक रिपोर्ट है यहाँ पर, रिपोर्ट को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषि योग्य बंजर भूमि भारत के अंदर में कितना है? कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि के अंदर में आएंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पर कृषि योग्य बंजर भूमि मिल रहा है आपको। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती, ये वाला है ना। वर्तमान परती इतना आपका काम का चीज नहीं, आप इस स्लाइड को छोड़ दीजिए, मैं इस स्लाइड को काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके नोट से भी डिलीट कर देता हूँ, मैंने डलवाया था बट उतना काम का है नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट, दियारा भूमि किसको बोलते? दियारा,
कहते हैं दियारा भूमि मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मक्का की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है दियारा भूमि। ये भी पूछा गया सवाल है, वीवीआई है, ये पूछा गया टॉपिक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके क्या कारण है समझिएगा। अगर जमीन में आपका सॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है, क्षारीयता बढ़ गई, जल का अपर्दन हो गया, मिट्टी का कटाव हो गया, तो भी उसको भूमि निम्नीकरण कहेंगे। जल क्रांता होगी, वन उन्मूलन और अति पशुचारण, खनन इत्यादि, है ना, बहुत ज्यादा जानवर अगर चरने लगे और खनन वगैरह होने लगा तो ये भी भूमि निम्नीकरण या फिर लैंड डिग्रेडेशन कहलाएगा। भारत में भूमि निम्नीकरण को अगर देखें, है ना, जो लैंड का डिग्रेडेशन है, लैंड जो बर्बाद हो रहा है, वो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है उसका निम्नीकरण हो चुका है अब तक, है ना, जिसका 28% डिफॉरेस्टेशन, जंगलों के कारण काटने की वजह से, जंगलों को काटना वन उन्मूलन कहलाता है, उन्मूलन। तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को उजाड़ने से 28% जमीन जो है हमारी बर्बाद हो गई है। 10% जो हवाएं चलती है, हवाओं ने उस जमीन को उड़ा दिया है, मतलब ऊपरी परत को उड़ा दिया है। 56% जो जमीन है वो जल द्वारा, जितना भी जमीन बर्बाद हुआ उसका 56% जल का सहयोग है कि भैया इन्होंने जल अपर्दन से, मिट्टी का कटाव करके पानी ने बर्बाद कर दिया है। टोटल जितना बर्बाद हुआ है उसका 6% जो है वो सॉल्ट की मात्रा बढ़ने की वजह से हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात करें, जितना भी 13 करोड़ हेक्टेयर जो जमीन है, इसका 28% डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, 10% हवाओं की वजह से, 56% जल के वजह से, जो सबसे बड़ा है वो है आपका 56%, जो कि जल अपर्दन, मिट्टी का कटाव होने की वजह से। आप देखते हो हर साल बाढ़ आता है, बगल का 2-4 बीघा जमीन सबका काट के लेके चल जाता है, पूरा का पूरा गांव को तबाह कर देता है बाढ़। तो ये जल के वजह से भी भूमि निम्नीकरण हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत की 1/4 भूमि बंजर भूमि के रूप में है ना, 1/4 भूमि जो है वो बंजर भूमि है। देश में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि जो है, सबसे जो जमीन जो यूज में नहीं है, बेकार पड़ा है, वो लद्दाख में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बर्फीली है, लद्दाख में है, पहाड़ी इलाका है, यूज में नहीं है। ठीक है, अब देखिए झारखंड में क्यों लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, छत्तीसगढ़ में क्यों हुआ और मध्य प्रदेश में क्यों हुआ। ये तीनों ही जगह पर जो खनन का, माइनिंग का कार्य है, जमीन की खुदाई करके कोयला निकालते हैं या तरह तरह की चीजें निकालते हैं, इससे हमारा जमीन सबसे ज्यादा बर्बाद अगर कहीं हुआ है खनन से, तो वो 3 राज्यों में हुआ, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हुआ है। सिंचाई से अगर कहीं पर जमीन बर्बाद हुआ है तो वो पंजाब में हुआ है, भूमि निम्नीकरण जो है ये हो गया है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंजाब की जमीनों का भूमि निम्नीकरण, पंजाब की जमीन जो खराब क्यों हुई है, तो आंसर होगा अधिक ज्यादा सिंचाई की वजह से। जमीन में इतना पानी सिंचाई किया कि जमीन जो है ना, अब उसमें नमक की मात्रा बढ़ गई, सॉल्ट का लेवल बढ़ गया है, तो जिसके कारण पंजाब की जमीन खराब हो गई है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, अति सिंचाई है। अब इस बार ये प्रश्न पिछले साल पूछा है, 2024 में और 23 में, हो सकता है आपको ये पूछ ले कि झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है, तो आंसर क्या होगा, खनन के कार्य की वजह से। उड़ीसा में जो जंगलों की कटाई है उसके कारण जमीन जो है बहुत बर्बाद हुआ। उड़ीसा जंगलों की कटाई को लेकर के पूरी तरह से बर्बाद है, तबाह है। ठीक है, गुजरात में नमक के प्रभाव से ऊंची भूमि खेती के लायक नहीं रह पाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि मृदा जो है ना हमारे लिए एक संसाधन है। ठीक है, तो मृदा का निर्माण जैविक, आपने देखा कि मृदा कितनी बर्बाद हो रही है भारत में, देखा कि क्या क्या लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं कि मृदा भी एक संसाधन है, सॉइल एक रिसोर्स है जो इंसान की जरूरत को पूरा करता है। हम लोग सारी खेती वगैरह तो यहीं से करते हैं ना। तो आइए, मृदा का निर्माण जैविक और अजैविक पदार्थों के अपघटन और जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। मृदा बनता कैसे है, जो जैविक और अजैविक पदार्थ है इसका अपघटन करने पर, है ना, जटिल प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। मृदा की बात करें, मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, यहां पर एक चीज लिख देता हूं, सॉइल रिसोर्स, सॉइल लिख देता हूं, तो आप समझिएगा मृदा मतलब मिट्टी होता है। अब भारत में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार को देख लेते हैं। सबसे पहला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली, लाल मिट्टी, लेटराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, लवणीय और क्षारीय मिट्टी, और फिर पिटमयी और जैविक मिट्टी। देखिएगा जलोढ़ मिट्टी को अगर हम देखें, गौर से देखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल 2 मिनट में टॉपिक खत्म कर देते हैं। जलोढ़ मिट्टी, आप देखिएगा कि ये जो व्हाइट कलर देख रहे हो ना, ये जलोढ़ मिट्टी है, ये आपका जलोढ़ है। तो यूपी बिहार का जो रीजन है, पंजाब का, यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, यहां से पूरा ये सब जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जलोढ़ मिट्टी, ये सब जलोढ़ है, ये सब जलोढ़ मिट्टी है। जहां जहां व्हाइट देख रहे हो, ये व्हाइट देख रहे हो, ये सब के सब जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये सब के सब जलोढ़ मिट्टी। अपने देश की बात करते हैं, नेपाल में नहीं घुसते हैं। ठीक है,
ये सब के सब जलोढ़ है। यहाँ पर देखिए जलोढ़ मिट्टी मिलेगा आपको, कहाँ पर, पंजाब वगैरह में जाइए, हरियाणा में, राजस्थान में, ये सब में जलोढ़ मिट्टी है। समझ गए आप जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ है। अब आते हैं यहाँ पर काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी पे आ जाते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो इस तरह से काली मिट्टी जैसे महाराष्ट्र के रीजन में आएंगे, देखिएगा यहाँ पर हर जगह नहीं है, आप इसको समझिएगा, फिगर को जो है ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसमें, इधर इस रीजन में। इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से आएंगे। तो ये मिट्टियों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और अब आते हैं सभी मिट्टी को बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ में दियारा भूमि कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दियारा भूमि कहते हैं ना, मक्का की खेती दियारा भूमि में सबसे अच्छा होता है, तो दियारा भूमि होता क्या है। तो बिहार में जहां पर बहुत ज्यादा बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी, ऐसी जलोढ़ मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा है, उसी को दियारा भूमि कहते हैं। और मक्का जो है बालू के बिहार के इस रीजन में बहुत ज्यादा होता है। देखिए, आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए को खादर कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको। देखो, बेसिकली होता है कि एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और कौन सी नई जलोढ़ मिट्टी है। तो मेरा ट्रिक है ओबीसी, मेरा ट्रिक है ओबीसी। बोलोगे सर क्या है ये, आप फॉर्म भरवा रहे हो क्या, ओबीसी कैटेगरी बोल रहे हो। देखो, ओबीसी है ओ फॉर ओल्ड, ओ फॉर ओल्ड, बी फॉर बांगर। बांगर समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया। देखो, जो ओल्ड होगा वो बांगर होगा, जो ओल्ड होगा वो बांगर होगा, सीधा समझिए, जो ओल्ड होगा वो बांगर होगा। यानी जलोढ़ मिट्टी में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी उसको बांगर बोलेंगे। ये कैसे पता है, कैसे याद रहेगा हमको एग्जाम हॉल में, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी, ओ फॉर ओल्ड, बी फॉर बांगर, ओ फॉर ओल्ड, बी फॉर बांगर, याद रहेगा। अब बताओ, जो ओल्ड है वो बांगर है, और जो बच गया खादर, तो खादर क्या होगा, एक ओल्ड हो गया तो दूसरा न्यू होगा ना। बाजी बाजी, कितना आसान है। इसमें कंफ्यूजन होता है, आप कहोगे सर क्या बड़ी बात है, दो ही तो बात याद रखना है कि भैया बांगर जो है पुराना होता है, खादर नया होता है। कंफ्यूज कर गए तो एक नंबर कौन ले देगा आपको, एक नंबर तो गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, ओल्ड जो है वो बांगर होता है, न्यू जो है वो खादर होता है। अब आते हैं काली मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह यौगिक प्रधान होता है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लैक जो सॉइल होता है उसमें आप देखेंगे कि एल्युमिनियम और लोहा जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो आप समझे कि दियारा भूमि में मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है। दियारा भूमि कहते किसको है, बिहार का जो बलुई जलोढ़ मिट्टी है उसी का जो इलाका है उसको दियारा भूमि कहते हैं, है ना, ये आप समझ गए। अब जलोढ़ मिट्टी जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, एलुवियल सॉइल के दो टाइप है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक नई जलोढ़ मिट्टी। कैसे याद रखें, ओबीसी, ओ फॉर ओल्ड, बी फॉर बांगर। तो जो ओल्ड होगा वो बांगर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। अब आते हैं मिट्टी के, देख लेते हैं काली मिट्टी को। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में एल्युमिनियम और लौह यौगिक काफी ज्यादा होता है ना। काली मिट्टी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेगुर, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये जो है काली मिट्टी दक्कन के पठार में पाया जाता है और जिसका विस्तार आप देखेंगे काली मिट्टी महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु राज्यों में, ये सब राज्य में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए बहुत यूजफुल होता है, तो आंसर याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए। काली मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल कहते हैं। इसी को रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल, रेगुर मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। इसी को कॉटन सॉइल कहते हैं, इसी को ब्लैक सॉइल कहते हैं, इसी को ब्लैक सॉइल कहते हैं। चूंकि कॉटन की खेती के लिए इतना ज्यादा फेमस होता है इसीलिए इस मिट्टी का नाम ही पड़ गया है कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल। ध्यान दीजिएगा इस पर। काली मिट्टी कपास के अलावा गन्ना, प्याज और गेहूं की खेती के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यह है काली मिट्टी का चित्र, आप यहां पर देख सकते हो, ये ब्लैक सॉइल है। आगे बढ़ते, दूसरा है हमारा लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, यहां पर इन्होंने हेडिंग नहीं दिया, लाल मिट्टी है, लाल क्यों लिखूंगा मैं, रेड सॉइल, सीधा हम इसमें टॉपिक डालेंगे रेड सॉइल। क्या टॉपिक डालेंगे, रेड सॉइल। ठीक है, लाल मिट्टी। अब बताइए लाल मिट्टी लाल क्यों होता है। लाल मिट्टी में ना आयरन की अधिकता ज्यादा होती है, लोहे का अंश होता है, इसीलिए लाल मिट्टी लाल होता है। एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो है कम होता है, बहुत कम होता है।
ठीक है। और एल्युमिनियम एवं लौह ऑक्साइड के कारण लेटराइट जो है, लेटराइट मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा पॉइंट मिला हुआ है ना, इसलिए नहीं दिया गया था इसको। एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण लेटराइट मिट्टी का रंग जो है वो क्या होता है, लाल होता है। चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। पशुधन के मामले में भारत का जो है स्थान वो काफी अग्रणी है, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था। मृदा का अपने स्थान से विभिन्न स्थान पर जो चले जाना, यही भूक्षरण कहलाता है। तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? सन 1952 ईस्वी में आई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं मृदा का अपरदन। भैया मृदा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मृदा जो है एक स्थान को छोड़ करके, यहाँ की मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी है, ये उड़ करके दूसरे जगह चले जाए तो यहाँ क्या होगा, खड्डा नहीं हो जाएगा? इसमें खड्डा होगा, बोलिए हाँ, इसमें खड्डा हो जाएगा, ऐसे करके खड्डा हो जाएगा। अब बताओ ये जो जमीन हो गई ये किसी काम का रहा तो ये भूक्षरण हो गया। ये क्या हो गया भैया? भूक्षरण हो गया। तो मृदा का किसके द्वारा, चाहे हवा हो या पानी हो, उसके द्वारा अगर मिट्टी को उड़ा करके दूसरे जगह जाके टीला बना देगा, ले जा करके टीला बना देगा, ये क्या करेगा भैया? एक बहुत बड़ा टीला बना देगा। तो यहाँ का भी मिट्टी काम का नहीं रहा और यहाँ का भी मिट्टी काम का नहीं रहा। तो मिट्टी का हवाओं के द्वारा या जल के द्वारा एक जगह से उड़ा पुड़ा करके दूसरे जगह ले जाना, यही जो है भूक्षरण कहलाता है, जमीन की बर्बादी कहलाती है। भूक्षरण क्या होता है इसको देखिएगा। तो भूक्षरण में एक होता है भू अपरदन, भूमि का अपरदन या मृदा अपरदन, कटाव। चादर या परत अपरदन, एक होता है कि चादर के द्वारा जो हवाएं चली और लगभग 2 इंच तक पूरी खेत की जमीन को आपका उड़ा करके लेके चली गई, ये हुआ चादर बाय चादर अपरदन करना। ठीक है, परत दर परत। दूसरा होता है अवनालिका अपरदन, जिसको गुल्ली इरोजन बोलते हैं, गुल्ली मता है ना, गुल्ली इरोजन। अब गुल्ली इरोजन क्या होता है, आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी नदी बह रही है और वहां से अगर पानी तेज आया तो क्या करता है, साइड वाला इलाका को काटने लगता है और काटते काटते ना यूं 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 साइड से एक नाला जैसा काटते हुए कहीं से कहीं काट के चल गया पानी। तो ये जो इरोजन होता है, इस तरह का इरोजन, या कहीं बहुत बारिश अगर 3 दिन तक होती है, आप देखते हो जो ऊंचा इलाका होता है, नदी के बगल का इलाका, वहां पर ऐसे ऐसे कटाव हो जाता है, नाला जैसा एक लंबी कटाव बनता है। ये जो देख रहे हो आप, यही इरोजन को बोलते हैं क्या, गुल्ली इरोजन। तो अपरदन जो है 2 तरह का होता है, एक अपरदन या इरोजन जिसको बोलते हैं कि भैया कि परत अपरदन या परत इरोजन, दूसरा होता है अवनालिका या गुल्ली इरोजन। तो ये दोनों मृदा अपरदन के प्रकार हैं। अब मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं? सबसे पहले फसल चक्रण के अपना करके हम फसल चक्र अपनाएंगे, फसलों को बदल बदल कर खेतों में लगाएंगे। दूसरा है कि कॉन्टोर प्लॉगिंग करेंगे, यानी समुच्च रेखीय जुताई और पशुओं की चराई पर हम लोग नियंत्रण करेंगे। अगर पशु कम चरेगा, जंगल बचा रहेगा, तो वो जल्दी मिट्टी, हवा जो है उसको उड़ा के नहीं ले जा पाएगा, और पानी अगर आएगा तो जल्दी काट नहीं पाएगा, है ना। आवरण फसल लगाकर एवं पोषण तत्वों को बढ़ावा देकर के, मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ावा देंगे ताकि मिट्टी मजबूत हो। स्थानांतरित कृषि, हमको यहाँ पर जो है ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है इसको बंद करना होगा। स्थानांतरित कृषि बंद करके स्थानांतरित कृषि में क्या होता है पता है, गए लोग पहाड़ों में जाके माचिस मारा, आग लगा दिया, पूरा जो है जंगल जल गया। और उसमें क्या किए, जंगल जब ठंडा, वो राख ठंडा हो गई, 2-4 दिनों के बाद उसमें जो है छींट दिया गया बीज को। अब वर्षा होगी, वही बीज जमीन के अंदर दब जाएगा और वहां से बहुत घने पौधे, मस्त पौधे निकलेंगे, एकदम मस्त वर्षा होगी। ठीक है, ये हो गया। कीटनाशक रसायनों का वैकल्पिक उपयोग, आप ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल मत कीजिए, जमीन बर्बाद होती है। और वृक्षारोपण करके आप ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए अपने खेतों के आसपास, ताकि आपकी जमीनें जो है ना वो कॉम्पैक्ट वे में रहे, जल्दी मिट्टी या फिर पानी उसको उड़ा ना पाए। एंड्रीन नामक एक रसायन है जो मेढक के प्रजनन पर रोक लगाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय, समुच्च रेखीय खेती, दूसरा है सीढ़ी नुमा खेती, तीसरा वनों की कटाई पर प्रतिबंध। ये लगा करके पहाड़ों में भी हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या आप सभी लोग तूफानी करने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोग तूफानी, बिहार डीएलएड के लिए तूफानी करने के लिए तैयार हो क्या? तो चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या है तूफानी? पहला क्वेश्चन है तूफानी का, ये कुछ 4-5 प्रश्न तूफानी वाला सवाल है। क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मेन कारण है वो यही है कि भैया यहां पर, है ना, ये कौन से चैप्टर का टेस्ट है? ये टेस्ट है हमारा संसाधन विकास और उपयोग का।
ध्यान दीजिएगा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो हुआ इसका मुख्य कारण क्या है? गहन खेती नहीं होगा, वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन नहीं है, अति पशुचारण से भी नहीं है। सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है ये कहां पर है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। उड़ीसा में डिफॉरेस्टेशन की वजह से भूमि का निम्नीकरण हुआ है। लेकिन पंजाब की भूमि जो खराब हुई ना, उसमें सीधा सीधा हक जो हाथ है वो अधिक सिंचाई का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल 1 लाख रुपए का सवाल है, क्योंकि ये सवाल हर साल पूछा गया है पिछले वर्षों में। मैंने कई बार आपको कह दिया ये बात। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा, ये वाला कॉन्टोर प्लॉगिंग, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कहां पर किया जाएगा? पंजाब में करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यूपी में करेंगे? नहीं करेंगे। उत्तर हरियाणा में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्टोर प्लॉगिंग जो है यह हमेशा पहाड़ी इलाकों पर किया जाता है। और सबसे पहाड़ी इलाका, पहाड़ी स्टेट कौन सा है इनमें से? पंजाब प्लेन एरिया है, यूपी, हरियाणा, बिहार सब प्लेन है, लेकिन उत्तराखंड सीढ़ी नुमा इलाका है। उत्तराखंड क्या है? सीढ़ी नुमा इलाका है। तो याद रखिएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? टेस्ट शुरू हो गया ये आपका। काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा कि काली मृदा कहां? जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाएगा, राजस्थान में नहीं है, झारखंड में नहीं है, महाराष्ट्र में। आपको बताए थे कि साउथ इंडिया का जो स्टेट है महाराष्ट्र गुजरात को लेकर के, महाराष्ट्र गुजरात और नीचे आ जाइए सारा तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, चेन्नई, ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब में आपको जो है आपको क्या ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला सवाल है, हाँ तूफानी कर लिया, अब टेस्ट लगा लेते हैं। तूफानी कर लिया, अब हम यहां से टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, तूफानी कर लिया ना, अब टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन क्या होते हैं? करेक्ट आंसर होगा संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 1 का सी। फटाफट टेस्ट लगाते हैं। 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन, सुपर फास्ट टेस्ट होगा। 30 मिनट, 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन, 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन। संसाधन के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? केवल प्राकृतिक संसाधन होता है क्या? नहीं ना। केवल लग गया तो ऐसे भी गलत हो जाता है, वो हमको देखना ही नहीं है। केवल लगा है, क्रॉस कीजिए। मानवीय उपयोग और मूल्यवान वस्तुएं जो है, जो इंसान के लिए उपयोगी हो और मूल्यवान हो, वही संसाधन है। करेक्ट आंसर होगा 2 का डी। अगला सवाल पढ़िए, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या है? केवल संसाधनों का संग्रह। यहां केवल लगा हुआ है, काट दीजिए इसको। थोड़ा सा यहां पे एक वर्ड लगा है केवल, यहां पे एक वर्ड लगा है केवल, काट दीजिए इसको। संसाधनों का विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, यह सही है। संसाधनों का असीमित उपयोग, संसाधनों का विन्यास, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मजा आ रहा है? अगला सवाल, संसाधनों के प्रकारों में नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है? नवीकरण मतलब जो रिन्यू हो जाता है, कितना भी इस्तेमाल करो बनते जाएगा, खत्म नहीं होगा। कोयला खत्म होने वाली चीज है, पेट्रोल खत्म होने वाला, चट्टान खत्म होने वाला, सोलार एनर्जी कभी नहीं खत्म होगा, सूरज की रोशनी। ठीक है, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कोई 4-5 लाइन बता सकता है क्या? देखो, सतत पोषणीय विकास जो है 1987 की एक रिपोर्ट आई थी, नाम था बुंडंट लैंड कमीशन। बुंडंट लैंड कमीशन है ना, बुंडंट लैंड कमीशन। इन्होंने ही अवधारणा प्रस्तुत किया था सतत पोषणीय विकास का। अवधारणा प्रस्तुत किया किसने? बुंडंट लैंड कमीशन रिपोर्ट ने 1987 में। और इनका जो किताब उसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। किताब जो था उसका शीर्षक था, ये जो रिपोर्ट थी इसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन फ्यूचर, ये इसका शीर्षक था। और यही बुंडंट लैंड कमीशन रिपोर्ट की अवधारणा जो आई थी सतत पोषणीय विकास का, सस्टेनेबल गोल का, इसी को बाद में लागू किया गया। कब लागू किया गया? सन 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी
जेनरो फर्स्ट अर्थ समिट याद रहेगा, अर्थ समिट में इसको जो है किया गया था। ठीक है, जल्दी से बताइए कि सेकंड अर्थ समिट और थर्ड अर्थ समिट कब हुआ था। ये जो फर्स्ट अर्थ समिट में इसको लागू किया गया, इसका नाम दिया गया एजेंडा लिख देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा, चलो इंग्लिश में लिखते हैं, एजेंडा 21 21 एजेंडा इसमें शामिल था। बोलिए, है ना मजेदार चीज। सतत पोषण विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर होगा बुंडन लैंड कमीशन रिपोर्ट, और कौन सी ईस्वी में, 1987 में, 1987 ईस्वी में। चलिए 5 का आंसर बी हो गया, मजेदार है। अगला सवाल, और जैव संसाधन यानी एबायोटिक जिसमें कि लाइफ ही नहीं होता है, एबायोटिक का उदाहरण कौन सा है। 6 नंबर में करेक्ट आंसर होगा खनिज। खनिज जो है ना, इसमें जान नहीं होता, पशुधन में होता है, वनस्पति में भी जान है, मछली में भी जान है, खनिज में जान नहीं। अगला सवाल, सतत पोषण विकास यही हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अधिकतम संसाधन उपयोग, नहीं जी। पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास, संसाधनों का संपूर्ण उपयोग, केवल आर्थिक विकास, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास करना ही हमारा सतत पोषण विकास। अगला सवाल, डाकुओं वाली अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, जो हो जिसमें संसाधनों का विवेकहीन दोहन होता है, बिना दिमाग के अति दोहन होगा, वही जो है हमारा कहलाएगा। तो 8 का आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर। अगला सवाल है, बांगर और खादर किस मिट्टी का प्रकार है, तो ये जो है ना जलोढ़ मिट्टी। आंसर होगा एलुवियल सॉइल। और इफ्तिखार सर का वो ट्रिक याद रखना, ट्रिक है OBC, O फॉर ओल्ड और B फॉर बांगर, O फॉर ओल्ड B फॉर बांगर, यानी जो पुराना होगा है ना उसको हम लोग बांगर बोलेंगे, और जो नया होगा उसको हम लोग खादर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, इसी को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर मिलेगा, गुजरात में, गुजरात प्लस महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा मिलेगा, महाराष्ट्र में प्लस साउथ इंडिया के स्टेट में, साउथ इंडियन स्टेट में, जो साउथ इंडिया का स्टेट है ना, दक्षिणी भारत के राज्यों में आपको ये देखने को मिलेगा, काली मिट्टी कॉटन सॉइल। तैयार हो आप सभी लोग, है ना, आंसर मिल रहा है। आगे चलते हैं, कौन सी मिट्टी चाय और काजू की खेती के लिए उपयुक्त होता है। वाह जी वाह जी वाह जी, कौन सी मिट्टी हो सकता है, करेक्ट आंसर होगा लेटराइट मिट्टी जो है ना, ये होगा, करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल, अच्छा ये बताइए ये काली मिट्टी किसकी खेती के लिए, तो आंसर होगा कपास या फिर कॉटन, कपास कहिए या कॉटन कहिए, इसकी खेती के लिए ना बड़ा मस्त होता है ये काली मिट्टी। अगला सवाल है, मृदा अपरदन, मृदा को रोकने का क्या उपाय हो सकता है। कीटनाशक का अधिक इस्तेमाल करोगे, जमीन ऐसे ही कमजोर हो जाएगा आपका। वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो, वनों की कटाई करने से अब उड़ीसा में देखो कितना ज्यादा लैंड का डिग्रेडेशन हो गया है। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो जंगलों में ही आग लगा देते हैं लोग, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी बंद करना चाहिए अगर आप मृदा का अपरदन रोकना चाहते हो। जितना ज्यादा जंगल रहेगा उतनी जमीन जकड़ी रहेगी, जमीन उड़ेगा नहीं, मिट्टी पानी काट के नहीं ले जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि अगर मृदा अपरदन करोगे तो आपको वृक्ष लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए बहुत मजा आ रहा है, हसीबा, ब्यूटी, शाहना, नंजनी, मजा आ रहा। अगला सवाल, आवर कॉमन फ्यूचर, देखो 50 प्रश्न लिए, बहुत बड़ा इसको बना दिए लेक्चर, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप BPSC TRE में ही हमारा ये नोट्स पढ़ के जाइएगा संसाधन चैप्टर से। 13वां नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आवर कॉमन फ्यूचर किसने प्रकाशित किया था, ये वुडन लैंड कमीशन रिपोर्ट ने प्रकाशित किया था 1987 में, और इसी कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिया था, जिसको पूरा किया गया था रियो में फर्स्ट अर्थ सम्मेलन में, और जिसका नाम जो है एजेंडा 21 रखा गया था, एजेंडा 21 रखा गया था, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है। कोई भी संसाधन है ना जो सागर तट से 12 नॉटिकल माइल के भीतर के संसाधन है, उसको जो है हम लोग 12 नॉटिकल माइल का, वो अपना ही देश का हुआ, उसमें कोई अगर आएगा तो दे दनादन उसको डंगा देंगे, पिटा देंगे। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण का संरक्षण, सभी देशों को सतत पोषण विकास के निर्देश देना,
जलवायु परिवर्तन पर समझौता करना, ऊर्जा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा कि सभी देश, इसमें देशों को जो है आदेश दिया गया है कि आप जो है ये एजेंडा 20 सतत पोषण विकास आप लोग लागू करो, और इसमें 21 एजेंडा देशों को दिया गया है, पूरे देश को, दुनिया के देशों को, कि आप इसको अपने अपने यहाँ लागू करो। तो सतत पोषण विकास कभी भी पर्यावरण संरक्षण को नहीं है, तो पर्यावरण संरक्षण, लेकिन ये जो एजेंडा 21 है, सतत पोषण विकास पर्यावरण संरक्षण है, लेकिन जो 21 टारगेट दिया गया है वो सभी देशों को दिया गया। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। अगला सवाल, कौन सी मिट्टी को रेगूर कहा जाता है? रेगूर कहा जाता है। 16वां नंबर सवाल 16 का करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति, ये लेक्चर आपका 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, इसमें इतना सारा टॉपिक को हम मिलाए हैं। अब एक सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई, ठीक है, ये आपका प्रकृति, वनस्पति और वन्य प्राणी वाले चैप्टर से भी ये आ जाता है, कवर हो जाता है यहाँ पर। तो आपको 2 क्वेश्चन, मेरा जो दिल कह रहा है ना कि इसको अच्छे से करके जाओगे, 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब अपनाई गई थी, कब लाया गया था? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर जितने भी लोग दे रहे हैं सन 1952 ईस्वी में, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना? तो याद रखिएगा, वृक्ष, वनों की कटाई, समुच्चय रेखीय। अभी बताए थे एक चार्ट बना करके, वहां एक बताए थे कि सबसे ज्यादा भूमि निम्नीकरण किस वजह से हो रहा है। 56% जो है ना जल के संरक्षण की वजह से हो रहा है। जल संरक्षण, जल की वजह से होगा? करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, 18 नंबर का आंसर ये नहीं होगा। ध्यान देखिएगा, जल संरक्षण मतलब हो गया जल को बचाना, तो ये तो होगा नहीं। समुच्चय रेखीय जुताई, इससे तो आपका भूमि निम्नीकरण जो है ना वो कहीं ना कहीं रुकता है। वृक्ष को लगाने से भी रखता है, लेकिन भूमि निम्नीकरण का मेन कारण जो है ना फसल की, जो वन की कटाई है। तो करेक्ट आंसर होगा 18 का बी। अगला सवाल, कृषि के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? कृषि खेती के लिए, तो याद रखिएगा, हा बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये मरुस्थलीय मिट्टी तो होगा नहीं खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी। आगे का आप बता दीजिए, जल्दी से गैस करके बताइए, जो मैंने पढ़ाया अभी याद आ रहा तो बताते जाइए। काली मिट्टी जो है ना ये खेती के लिए बहुत उपयोगी है, तो आंसर हो जाएगा 19 का बी। अगला सवाल, पृथ्वी दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, ये वीवीआई क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी नमक के प्रभाव की खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है? कौन सी मिट्टी नमक के प्रभाव से खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है? तो लवणीय मिट्टी, लवण नाम से पता चल रहा है भैया लवणीय है, तो उसमें लवण का मात्रा होगा। अगला सवाल, जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में, यानी एलुवियल सॉइल किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि हिमालय का जो मैदानी क्षेत्र है, यूपी, बिहार, आप समझिएगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, ये सब जो इलाका है, झारखंड, ये सब इलाका में आपको जो है क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको जलोढ़ मिट्टी। तो 22 का आंसर भी होगा। जलोढ़, आप झारखंड ना भी डालो तो इस सटीक में बिहार ही रहेगा। अगला सवाल है, जल संसाधन के लिए, जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त होगा? जलाशयों का निर्माण, वृक्षारोपण, वनों की कटाई, या फिर अधिक सिंचाई? देखो अधिक सिंचाई करने से जल संरक्षण तो होगा नहीं, जल संरक्षण करना है आपको। वनों की कटाई और वृक्षारोपण सबसे अच्छा होगा, जलाशयों का निर्माण। तो 23 का मुझे जो लग रहा है करेक्ट आंसर जल से सीधा संबंधित है, ए नंबर। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि कहाँ है? भारत में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि कहाँ? पंजाब, लद्दाख, गुजरात, उड़ीसा। व्यर्थ जमीन की व्यर्थ भूमि कहाँ पर है? 24वां नंबर। तो सबसे अधिक व्यर्थ भूमि जो है ना वो लद्दाख में है, आपको पता है। और लद्दाख के बारे में सबसे बड़ा यूटी है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा, एक पॉलिटी का क्वेश्चन बता देता हूँ, सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज भी लद्दाख ही है, याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, हिंदी में लिख दूँ, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आपका लद्दाख ही है, ध्यान में दीजिएगा। अगला सवाल है, सतत पोषण विकास, जिसको SDG बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एस लगाते हैं लास्ट में, एजेंडा 21 किसने स्वीकार किया? UNCED ने किया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 25 का बी नंबर। चलिए 25 क्वेश्चन तक आ गए हैं, अगले 10 मिनट में और 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बोलिए। इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नंबर लेके आएंगे, और आपका ना BPSC TRE के लिए बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप एक बहुत अच्छे नागरिक, बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, और फिर तो आप कमाल कर जाओगे, ठीक है। आइए अगला सवाल, भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन, यानी बर्बादीपन, जमीन बर्बाद क्यों होता है? डिग्रेडेशन जमीनों का क्यों हुआ है?
जल का संरक्षण से नहीं हुआ होगा, वृक्षारोपण से, विस्तार से नहीं, कृषि विस्तार से भी नहीं, बल्कि खनन से सबसे ज्यादा हुआ है। 26 जो गिवन ऑप्शन है उसमें खनन का ज्यादा योगदान। अगला सवाल है, सबसे अधिक पशुधन वाला देश कौन सा है? तो भारत में ही सबसे ज्यादा पशु है, तो करेक्ट आंसर होगा 27 का बी नंबर, ठीक है, सी नंबर, सॉरी, भारत। आगे थे, कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन का पर रोक लगा सकता है, प्रजनन पर रोक लगा देता है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा वो सवाल है एंड्रिन, एंड्रिन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, समुच्च रेखीय खेती का उद्देश्य क्या है? समुच्च रेखीय खेती का उद्देश्य क्या है? 29 नंबर, करेक्ट आंसर होगा मिट्टी का संरक्षण, ठीक है। समुच्च रेखीय खेती क्यों करते हैं? आंसर क्या होगा? सीढ़ी नुमा या समुच्च रेख, ताकि मिट्टी जो है ना हमारा कटे नहीं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को खादर कहते हैं? ओबीसी, ओल्ड फॉर बांगर, ओल्ड फॉर बांगर, है ना, न्यू को खादर, ये सब क्या है? ओल्ड बांगर, ओल्ड बांगर, ओल्ड बांगर, है ना, बानर नहीं बोलिएगा, बांगर, और न्यू को खादर, न्यू को खादर। कितने लोग हैं अपने भाई बहन को बानर बानर बोलते हो, है ना, बंदर कहीं का, ठीक है, प्यार से कहते हो बंदर कहीं का, प्यार से अपने भाई को कहते हो बंदर कहीं का, है ना। और बहन को झगड़ा जब करते हो तो बोलते हो बंदरिया, तू बंदरिया है। कितने लोग हो, जल्दी से बताओ, किसके घर में ज्यादा यूज होता है ये वर्ड? किस मिट्टी को खादर कहा जाता है? ओ फॉर ओल्ड, ओल्ड जो है बांगर हो गया, नई को खादर कहा जाता है, तो आंसर होगा नई जलोढ़ मिट्टी को। देखो लाख रुपए का क्वेश्चन हो गया ना, 1 लाख रुपए का सवाल है ये सवाल 1 लाख रुपए का है, याद रखिएगा। जो भी क्लास कर रहा है 1 लाख रुपए दे के तब जाना आप लोग, आज की क्लास से बाहर जाना, ठीक है। 1 लाख रुपए गड्डी में भर के पहुंचा देना यहाँ पर हमारे पास, तब जाना आप लोग, क्योंकि ये सवाल जो है ना 1 लाख रुपए का सवाल है, ठीक है, लाखों का सवाल है। अगला सवाल, सतत पोषण, सतत विकास के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक होगा? अच्छा, आपको पता है ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर अभी 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 1 लाख, अभी तो ज्यादा हो गया है, 1,20,000 बच्चे जो है इसमें पढ़ते हैं। 1,20,000 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लगभग 1.25 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और ये बिहार डीएलएड का और बीएड का पूरे भारत में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जिसका पूरा फोकस बिहार डीएलएड और बीएड पर बना है। आने वाले समय में हम एग्जामिनेशन को लेकर के विस्तार जरूर करेंगे, हर संस्था को करना चाहिए, ताकि हमारी सेवाएं और लोगों तक पहुंच सके और बच्चों को सर्व कर सकें। जैसे आप ही का सीटेट है, एस्टेट पर हम लोग बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, एस्टेट पर हम लोग काम करेंगे बहुत जल्दी, मतलब विद इन 3-4 महीने हम लोग एस्टेट का कोई बड़ी वैकेंसी आएगी, पूरे इंडिया में नंबर 1 पर एस्टेट पर हमारा रहेगा। बहुत स्टडी मटेरियल वगैरह पूरा तैयार है हमारा। दूसरा है सीटेट को लेकर के, है ना, सीटेट को लेकर के भी नेक्स्ट ईयर तक में सीटेट का हमारा चलेगा, बीपीएससी टीआरई को लेकर के चलेगा। लेकिन अभी बात करें डीएलएड और बीएड को लेकर के, कोई एक संस्था जिसका हर गांव में आपको 3 साल 4 साल पहले भी पढ़ा हुआ बच्चा सब मिल जाएगा, है ना, 2020-21-22 का बैच का अभी टीचर सब बन गया है, सब ड्रीम सेवक का स्टूडेंट है। ड्रीम सेवक आईएएस वाले पुराने चैनल पर पढ़ता था पहले, टीचर का एक नया चैनल पिछले साल बना, ये नया ही चैनल है ना, जो अभी आप यूट्यूब पर जिस पे पढ़ रहे हो। 2.5 लाख सब्सक्राइबर के समथिंग है, 2.5 लाख बच्चे हैं जिसमें, तो हर गांव में आपको बच्चे मिलेंगे। पूरे डीएलएड बीएड वाले से पूछ लोगे, पूरे इंडिया में पूछ लोगे, बिहार के बच्चे हैं स्पेशली, अगर उनसे पूछोगे तो आपको मैं मान के चलता हूँ 10 में से 4-5 बच्चा तो कहेगा, 4 बच्चा तो जरूर कहेगा कि हमने कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ ड्रीम सेवक से पढ़ा है। आप एक बार ट्राई करना, अपने गांव के 10 बच्चे से पूछना जो अभी पढ़ रहे हैं, डीएलएड के फर्स्ट ईयर में है या बीएड के फर्स्ट ईयर में, डीएलएड वाले से पूछना, 10 में से 5-6 बच्चे तो कहेंगे उन्हीं से पढ़ा हूं मैं, ठीक है। पूरा का पूरा गांव कहेगा कि वहीं से पढ़ा हूं। सतत विकास के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है, ठीक है, 31 में, तो ये है हमारी स्ट्रेंथ, ताकत है, ठीक है, ये हमारी ताकत है, मजा आता है। सतत विकास के लिए 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए, बायोडायवर्सिटी, जो हमारी डायवर्सिटी है ना उसको बचा के रखना है, जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, भैया जलवायु को बदलने ना दें हम लोग, उसको स्टेबल रखें। तो ये सब कुछ जो है ना सतत पोषण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल, जैव विविधता के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता है ना, जो हम लोग क्यों किसी चीज को, यानी हमारी जो डायवर्सिटी है,
जो स्पीसीज हैं वो मरे नहीं, जंगल बर्बाद ना हो, क्यों बचाना चाहते हैं? तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। अगर भैया सारे नहीं रहेंगे ना, कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए, तो समझ लो सांप, आप समझ लो फिर क्या होगा, है ना। सांप गायब हो जाए तो कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे आपका। तो पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहे, इसके लिए जैव विविधता रहना जरूरी है, हर स्पीसीज का जिंदा रहना जरूरी है। अगला सवाल, भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100 का सवाल है। तो 1 लाख और ये वाला 100 रुपया, 1,01,100 रुपया आप दे के जाना। अगला सवाल, मृदा संरक्षण के लिए कौन सी तकनीकी, देखो लास्ट में मैं पूछूंगा कि कितना सही हुआ आपका, 50 तो बट्टा में रहेगा, आपको बताना है कि आपका कितना आया, ये जरूर बताना आप लास्ट में, काउंटिंग करते जाओ। मृदा संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? अगली क्लास का टाइम हो गया क्या? अरे टाइम हो गया, भगाते जा रहे हैं, 9:15 से 9:30 की, अब 9:30 हो गया। लंच नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, गला सूख रहा है लगातार 2.5 घंटे से बोलते हुए, और मेरी स्पीच थोड़ी लाउड रहती है। सुबह में क्या 1 कप चाय से क्या होता है, आप समझते हो। मृदा संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होता है? 34 में करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा, 34 का आंसर जो है डी हो जाएगा, है ना। टेरेस खेती कर सकते हो, मिश्रित फसल लगा करके भी, जैविक उर्वरकों का उपयोग करके भी आप मृदा संरक्षण कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत 35 में जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होगा वो आपका हो जाएगा यहां पर सौर ऊर्जा। तो कितने लोगों का आंसर यहां पर, है ना, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय में। ये देखो, ये कोयला खत्म हो जाएगा इस्तेमाल करोगे, पेट्रोलियम भी खत्म होगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म होगा, लेकिन क्या खत्म नहीं होगा, वो होगा सोलार एनर्जी, सूरज की रोशनी। ठीक है, तो ये आपका नवीकरणीय संसाधन में आता है, बता दिए थे आपको। भारत में जल शक्ति मंत्रालय कब स्थापित हुआ? ठीक है, 36 में बताने का प्रयास कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? 37 में, तो याद रखिएगा नेशनल वाटर पॉलिसी का उद्देश्य जल संसाधनों का सतत उपयोग है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति नैप कब लागू हुआ था? पर्यावरण नीति जो है हमने देश के लिए कब बनाया था? तो करेक्ट आंसर होगा सन 2006 में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? 39 में करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वन आवरण का बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना। वन आवरण बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना। तो करेक्ट आंसर होगा जैव आवरण बढ़ाना, वन आवरण बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटना। करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सब अच्छे एक तरह के ही आंसर हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, कौन सा संसाधन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा? कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, सोना। लोहा के पेट्रोलियम या सोना, सबसे ज्यादा भारत में क्या पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा चारों में से कोयला जो है भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत में कोयले की बात करें तो कोयले के कितने प्रकार है आप बता सकते हो? मैंने अभी इससे पहले भी पढ़ाया है। एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट हो गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ओहो क्या बात, लिग्नाइट, और ये क्या हो गया? पीट हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4। ठीक है, तो कौन सा संसाधन भारत में सबसे अधिक पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर कब किया? भारत ने पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर कब किया? करेक्ट आंसर होगा सन 2016 ईस्वी में किया, तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया? बहुत बढ़िया सब सवाल है, लास्ट का जो क्वेश्चन है ना बेहतरीन है। आंसर होगा सन 1972 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। बहुत, ये भी आपका 1 लाख रुपए का सवाल हो गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास मेरा जो बकाया था वो 1 लाख पहले वाला, 100 रुपए का वो क्वेश्चन था जलोढ़ मिट्टी वाला, है ना, और ये 1 लाख का ये हुआ, तो 2,01,000 रुपया आप दे के जाएंगे। अगला है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? याद रखिएगा सन 1980 में हुआ था। अगला सवाल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको बाबा, वन संरक्षण चिपक के बताते थे भैया, नहीं काटने देंगे हम। ये पेड़ को ऐसे हक करने के बारे में हम बोल रहे थे कि ऐसे पेड़ को हक करके बोला जाता था कि वन संरक्षण, यानी जंगल
नहीं काटने देंगे, काटना है तो पहले हमें काटो, ठीक है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया, जल्दी से बताइए। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया? आंसर हो जाएगा 44 का आंसर ए, 1992 ईस्वी में लागू किया गया। अगला सवाल, स्वच्छ गंगा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब इससे सवाल बाहर आएगा ही नहीं, जितना हम करा दिए हैं, जितना थ्योरी में, टेस्ट में, ये बीपीएससी वगैरह का नोट्स में ये रखिएगा, बचा के काम देगा आपको। स्वच्छ गंगा मिशन जो है ये जल की सफाई, गंगा के किनारे वनीकरण, प्रदूषण को रोकना, तो करेक्ट आंसर होगा डी। इतना ही रिवाइज करके जाइएगा। राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य जो है क्या है? सौर मिशन का 47, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट तक उत्पादन। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी का कब स्थापित हुआ? 48 में। एनजीटी ये भी 100 रुपए का प्रश्न है, तो आपके पास मेरा बकाया हुआ 2,02,000 रुपए आप दे के जाएंगे मुझे, ठीक है। एनजीटी ये पूछा जाता है, 1,00,000 रुपए का सवाल है, ठीक है। जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा वो 1,00,000 का होगा, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, वो 1,00,000 का प्रश्न है। करेक्ट आंसर होगा एनजीटी भारत में 2010 में बना था। ये बीएड में पूछा हुआ सवाल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बाजी बाजी बाजी, मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। तो आपका समझ रहे हो, ये आपका 1,00,000 और हो गया, 3,02,000 रुपया आप पर हो गया, बकाया है मेरा, आप दे के जाओगे। भारत में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना कब शुरू हुई थी? थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा सन 2008 ईस्वी में। तो जल्दी से सभी लोग मेरा अकाउंट नंबर लिखेंगे और आप 3,02,000 रुपया जो आप पर बकाया है प्रश्नों के माध्यम से वो आप दे के जाएंगे। क्लास का टाइम टेबल है, उसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऐप का क्लास टाइम टेबल है। कौन सी बैच में चलेगा? सरस्वती बैच 3। सरस्वती बैच 3 जो नया बैच है उसका ये क्लास का टाइम टेबल है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ले लिए। चलिए, यही टाइम पर आपकी सारी क्लासेस चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नया बैच आ गया है, सरस्वती बैच 3 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसकी फी 499 रुपए है, लेकिन अभी डिस्काउंट में अगर आप 29 जनवरी से पहले तक इसको लेते हो तो ये 449 रुपए में आपको इंडिया कूपन कोड लगा करके रिपब्लिक डे के डिस्काउंट पर मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टी, डेली लाइव क्लास, डाउट क्लास मिलेगा। लाइव क्लास वो भी डेली 4 से 5 घंटे की लाइव क्लास होती है। आप नहीं भी देखोगे तो रिकॉर्डेड में जमा रहेगा। वो 2025 के डीएलएड एंट्रेंस के 1-2 नहीं बल्कि 6 के 6 सब्जेक्ट की एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से तैयारी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। हम यहां पर लगभग 150 चैप्टरों के नायाब नोट्स आपको देंगे, जिसको प्रिंट कराना जरूरी नहीं है। हालांकि इसका नाम है द एसपी नोट्स, द शॉर्ट प्रिंटेबल नोट्स, और इसके अंदर में साथ में लगता है सीपीक्यू, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रिंट कराना चाहो तो कुछ कुछ चैप्टरों के प्रिंट करा करके टेबल पे रख करके अंडरलाइन करके पढ़ो, फिर मजा आए तो और प्रिंट करा लो, वरना प्रिंट कराना मेरी तरफ से नहीं है कि आपको प्रिंट कराना ही है। प्रिंट कराने में आपके कुछ पैसे लग सकते हैं, तो वो आप मत कराओ, मोबाइल से पढ़ लेना इसको, द एसपी नोट्स को। इसके अलावा इसके बाद आपको मिलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो रियल एग्जाम होगा ना आपका, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सीबीटी लगाना। हर वीक में कम से कम 2 से 3 सीबीटी लगाइए। तो हम यहां पर आपको सीबीटी टेस्ट, 3 सीबीटी टेस्ट देंगे। टेस्ट 1 हमारा आ चुका है। टेस्ट 2 सीबीटी टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज 1 के अंदर में जो पहला टेस्ट है उसके अंदर में आपको लगभग 11 टेस्ट मिलेगा, दूसरा में भी 11 मिलेगा, और टेस्ट 3 हमारा जो आने वाला है सीबीटी टेस्ट सीरीज 3, तीसरा सीबीटी टेस्ट आने वाला है, उसमें 15 टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज के अंदर में 15 टेस्ट होगा। और ये 15 टेस्ट अगर अलग से लेना चाहते हैं, टेस्ट 3, सिर्फ टेस्ट 3 अलग से मिलेगा। ये अगर अलग से लेना चाहते हैं, नया नायाब टेस्ट आने वाला है, तो इसको आप 299 रुपए तक में ले सकते हैं। लेकिन अगर बैच ज्वाइन करेंगे तो अगेन बैच वालों को एक बार 449 का फी कर देंगे, तो बार बार आपको फी पेमेंट करने की किसी भी चीज के लिए, डीएलएड का तो कम से कम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हर वो चीज जो डीएलएड के लिए आएगी इस साल के लिए, 2025 के लिए, वो फ्री होगी आपकी इस बैच में। 2024 के 52 शिफ्ट का प्रश्न जो है बिल्कुल फ्री करवा दिए हैं। आप बैच लो ना लो तब भी मिलेगा। 2023 का भी और 24 का भी प्रश्न आपको मिलेगा। एक चीज है जो फ्री में नहीं मिलेगा, वो है आपका कि जो नोट्स आपका दिया जाएगा, द एसपी नोट्स, उसके साथ जो सीपीक्यू लगता है ना, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो फ्री नहीं है। तो वो बैच में ही मिलेगा। जो भी जिस चैप्टर का आप पढ़ोगे उस चैप्टर का रिवीजन करना, उस चैप्टर के प्रश्न को लगाना बहुत जरूरी होता है। तो ये ध्यान में आप देना, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया कि किस तरह से ये आपका सरस्वती बैच 3 के अंदर में है। और ये हमारा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन संपर्क करने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं कैसे आप बैच को खरीद सकते हो। देखो, बैच को खरीदना बिल्कुल ही आसान है। आप क्या करेंगे, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप है ना, ये वाली ऐप जो है इसको आप
प्ले स्टोर पर ढूंढिए इस नाम से, या इस वीडियो के नीचे भी मैं दिया हुआ हूं, उस पर आप जा सकते हैं, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर, कमेंट में भी पिन है, इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ऐप ऐसे खुलता है। नए यूजर हैं, पहले रजिस्टर कर लीजिए, फोन नंबर वगैरह डाल करके आप इसके अंदर में आइए पेड कोर्स में, और पेड कोर्स पर क्लिक करते ही, है ना, पेड कोर्स पर क्लिक करते ही आपके सामने सरस्वती बैच 3 आएगा। व्यू डेमो पर क्लिक करके डेमो वगैरह देख लीजिए, जब पसंद आए, जब आपको पसंद आ जाए तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए और यहां पर INDIA इंडिया लगाइए। देखिएगा अभी 29 जनवरी तक जो एक डिस्काउंट चला हुआ है, 29 जनवरी तक 50 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, वो उसका लाभ आप ले पाएंगे। यहां पर हम 100-200 रुपए भी डिस्काउंट दे सकते थे, लेकिन ऑलरेडी हमारी बैच 1000 रुपए की है, पहले से ही 499 में सारे डिस्काउंट लगा के हैं। लेकिन दो बड़े फेस्टिवल, एक न्यू ईयर और दूसरा रिपब्लिक डे, ये दो फेस्टिवल आए जिसके कारण हम लोगों ने एक्स्ट्रा 50 रुपीज का अलग से दिया। चूंकि ऑलरेडी डिस्काउंट था, नया बैच लॉन्च हुआ था, तो ऑलरेडी वो 499 मिल रहा था और फीस उसकी बढ़ने वाली थी। लेकिन तब तक क्या हुआ, न्यू ईयर आ गया और फिर रिपब्लिक डे भी आ गया, तो हमने सोचा कि चलो सम्मिलित रूप पर 29 जनवरी तक के लिए एक डिस्काउंट दे दिया जाए और एक्स्ट्रा 50 रुपीज अपने तरफ से और कर दिया। इंडिया कूपन कोड लगाएंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से यहां पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने में आप 1000 रुपए खर्च करते हो, लेकिन जो चीज आपको एग्जाम में निकाल सकता है उसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचते हो। तो ये ध्यान देना कि फॉर्म की फी भरने वक्त तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब जहां बैच ज्वाइन करके और एक्सपर्ट टीचर से पढ़ने का, जो टीचर आपकी सेवा करेंगे लगातार अभी 2-2.5 महीने तक, और हम लोग साल भर इस कंटेंट को तैयार करते हैं, वहां पर आप सोचने लगते हो तो कतई आपको नहीं सोचना है। 400-500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको क्या करना है, अगर दिक्कत है ना, बैच ज्वाइन कर लिए यहां से, जो लोग डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे माई कोर्स में, देखिएगा यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। इस तरह से यहां से लाइव क्लास कर सकते हैं, यहां से टेस्ट लगा सकते हैं, यहां से रिकॉर्डेड में सारी वीडियो पहले वाली आपको मिल जाएगी। देखिए, अगर आपके पास अपना फोन पे, गूगल पे नहीं है तो इस नंबर पर कृपया संपर्क कीजिए और इस पे स्कैनर मांग लीजिए। स्कैनर देते ही जो टीम मेंबर देंगे, आप उस पर स्कैन करके जो है पेमेंट कर देंगे और यहां से आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। टीम आपको सारा कुछ बता देगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। इसका PDF जो है ना व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा ड्रीम सेवक का, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल जो है यहां पर भी हम शेयर कर देते हैं, तो यहां से भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ करके। तो जाइए, देर किस बात की है ना, ये जो सरस्वती बैच 3 है इसको ज्वाइन कीजिए, और इसका ये टाइम टेबल रहा, सरस्वती बैच 3 का ये टाइम टेबल हुआ, अभी ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में बैच ज्वाइन कर लीजिएगा।